चलिए तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कार्बन क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट की। तो देखो कार्बन क्रेडिट क्या है, स्लाइड में सब लिखा हुआ है, आप देखते जाइए और अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछते भी चलेगा, है ना, मैं समझा रहा हूँ। तो देखो किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन क्षमता को कम करने एवं अंतरराष्ट्रीय उद्योग में कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की एक योजना है ये, ठीक है। हेलो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर। तो ये क्या है, एक औद्योगिक इकाइयां जो रहती है उनसे जो उत्सर्जित किए जाने वाला जो अधिकतम कार्बन की मात्रा के आधार पर किया जाता है, मतलब उसे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। मतलब जितने भी जो औद्योगिक परिवेश है उनकी इकाइयों के माध्यम से जो जितना भी कार्बन उत्सर्जित किया जाता है उस मात्रा को किसी देश द्वारा निर्धारित कार्बन उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा में कटौती करने पर उसे क्या दिया जाता है, कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। जैसे उदाहरण से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और चीन सहित कुछ अन्य विकासशील देश जो कार्बन का कम उत्सर्जन करते हैं उनको विकसित देशों द्वारा अधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण विकासशील देशों को क्रेडिट दिया जाना पड़ जाता है। तो कार्बन क्रेडिट मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा कार्बन को उत्सर्जित करेगा वो उतना अन्य विकासशील देशों को क्या देगा, उतना क्रेडिट देगा, मतलब उतना ऋण देगा। तो मतलब कुल मिला के कार्बन को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करना, और जो जितना ज्यादा कार्बन को उत्सर्जित करेगा उसके बदले में वो उतना ऋण देगा या धन देगा। तो मतलब इसमें अपन एक सीधी सी बात करें तो ये मतलब कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इस टर्म को धन से जोड़ दिया गया है। तो इसे क्या कहा जाता है, कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। और कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन उत्सर्जन क्या कहलाता है, ये क्या है, CO2 या अन्य ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी होती है, गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। मतलब जो कोई सी भी औद्योगिक इकाई है जो जितना कार्बन को उत्सर्जित कर रही है वो क्या कहलाता है, कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन उत्सर्जन कहलाता है। और कार्बन फुटप्रिंट को कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। तो देखो सीधी सी बात ये है, अगर इन दोनों टर्म को समझा जाए तो पहले कार्बन फुटप्रिंट को समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जितना भी कार्बन या ग्रीन हाउस गैसों का जो जितना ज्यादा उत्सर्जन करता है, वो चाहे वो व्यक्ति हो या कोई फर्म हो या कोई इकाई हो या कोई औद्योगिक संस्था हो, वो जितना कार्बन उत्सर्जित करती है तो उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है, कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है या उसे कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। और जितना उसने कार्बन उत्सर्जित किया है उसके बदले में जो उससे क्रेडिट या ऋण लिया जाता है या धन लिया जाता है वो क्या कहलाता है, कार्बन क्रेडिट कहलाता है। आगे समझ में? चलो आगे बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये भी दोनों मतलब पहले अपन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझते फिर उसके बाद अपन क्योटो प्रोटोकॉल समझेंगे। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो किससे संबंधित है, वो है ओजोन परत के संरक्षण मतलब क्षरण के संरक्षण से संबंधित है। और जबकि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये ग्रीन हाउस के उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग द्वारा होने वाले जलवायु को परिवर्तन को रोकने से संबंधित है। तो मतलब इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जाता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए समझौता है। तो देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मतलब ये प्रोटोकॉल मतलब एक तरह का वो होता है, एक सम्मेलन भी कह सकते हैं इसको, एक प्रोटोकॉल, एक नियमावली भी कह सकते हैं कि, और एक तरह का एक सम्मेलन भी कह सकते हैं, या एक तरह की मतलब एक संधि के तहत एक किया गया एक नियमावली। तो ये प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, ये मॉन्ट्रियल नाम इसलिए इसका नाम पड़ा था क्योंकि कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। तो मॉन्ट्रियल कनाडा के शहर के कारण इसका नाम मतलब इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब जहां नियमों का समूह होता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो ये 16 सितंबर 1987 को अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत इसे अपनाया गया और 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। इसका काम मैंने बता ही दिया, इसका मेन उद्देश्य यही था, ओजोन परत का मतलब ओजोन परत का क्षरण को रोकना था और उसके उत्सर्जन को रोकने के उपाय करना था। और उसके लिए जो भी उत्तरदायी कारण है उनको पहचानना और उनके रोकथाम का उपाय करना था। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो क्या है, क्योटो नाम क्यों रखा कि क्योटो एक जापान का शहर है और जापान में ये 11 दिसंबर 1997 को ये अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत निर्धारित किया गया था और 16 फरवरी 2000
5 को ये क्या किया गया था, लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य आपको मैंने बता ही दिया है। और 38 औद्योगिक देशों द्वारा वर्ष 2012 तक 1990 की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में 5.2 कम करने हेतु इस पर सहमत भी हुए हैं। तो ये हो गया अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। अब अपन बात करते हैं जीनोम परियोजना। जीनोम परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार जीनोम का 3 मार्कर में प्रश्न आ चुका है, तो जीनोम परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये 6 नंबर में भी प्रश्न बन सकता है। तो जीनोम परियोजना क्या है, तो देखो पहले अपन जीनोम को समझ लेते हैं। जीनोम क्या होता है, जीनोम क्रोमोसोम का जो गुणसूत्रों का जो हेप्लॉइड या अगुणित जो सेट होता है उसे जीनोम कहा जाता है। लेकिन ये जीनोम प्रोजेक्ट है, जीनोम परियोजना। तो जीनोम परियोजना क्या है, यह एक अंतरराष्ट्रीय जैव वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है जो मानव डीएनए बनाने वाले आधार युग्मों के निर्धारण के लक्ष्य के साथ भौतिक और कार्यात्मक दोनों दृष्टिकोण से मानव जीनोम के सभी जीनों की पहचान और मानचित्रण करती है। मतलब सीधी सी बात है, जीनोम परियोजना एक अंतरराष्ट्रीय जैव वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना है। और ये क्या होता है कि जितने भी जीन जो होते हैं, जीनोम के जितने भी जीन होते हैं, और जीन किस पे होते हैं, देखो जीनोम के अंदर, मतलब जीनोम की बात करें तो अगर इसका एक छोटा सा डायग्राम भी बन सकता है अगर चाहे तो अपन, कि सबसे पहले मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। फिर केंद्रक के अंदर क्या हो जाएगा, डीएनए होगा। फिर डीएनए के अंदर क्या होंगे, गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम के अंदर क्या होंगे, जीन होंगे। और जीनों का जो पहचान और उनका जो मैपिंग की जाती है, जीन की मैपिंग करना और उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, ये पूरा का पूरा काम क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। और ये जीनोम परियोजना का मेन उद्देश्य भी हो गया। ठीक है, तो ये देखो, मानव के जीनोम का संगठन, संरचना तथा कार्यों का विस्तृत विवरण प्राप्त करना क्या कहलाता है, इसका उद्देश्य कहलाता है। और ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, जीनोम परियोजना की थी अमेरिका की ऊर्जा विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से इसको वर्ष 1990 में औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, और इसका कार्य भी अपन चाहे तो लिख सकते हैं। इस परियोजना का कार्य क्या है, मनुष्य के गुणसूत्र पर स्थित संपूर्ण जीन की पहचान कर मनुष्य के संपूर्ण आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करना ही इसका मुख्य कार्य है। तो ये हो गया अपना जीनोम परियोजना। तो जीन भी 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। जीन क्या होता है, आनुवंशिक गुणों की इकाई को जीन कहा जाता है। जीनोम क्या है, गुणसूत्र के अगुणित सेट को या क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। जीनोम कहाँ होता है, अगर अपन जीनोम की बात करें तो अपन सीधी सी बात करेंगे, पहले जीन को ढूंढेंगे। तो जीन न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस में डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जीआईएस और जीपीएस। तो जीआईएस और जीपीएस को समझते हैं। तो अगर इसको सिंपल सी भाषा में समझे तो जीआईएस कुछ नहीं होता। जीआईएस एक कंप्यूटर वर्क है, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, अपन ऐसा कह सकते हैं। क्या है, एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। और जीपीएस क्या है, जीपीएस एक नेविगेशन, मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर डिपेंडेंट एक प्रणाली है। यह एक प्रणाली है जो कि क्या करती है, विभिन्न मतलब जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में हमें सटीक जानकारी प्राप्त करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल रोल प्ले करती है। उसी के तहत हमारे यहाँ पर गगन और IRNSS भी भारत में बनाया गया है। जो मतलब IRNS है वो रूस के सहयोग से बनाया है भारत ने। और जो गगन है वो टोटल का टोटल भारत ने बनाया, और उसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, नाविक भी कर दिया गया है। अब अपन बात करते हैं जीपीएस की। तो जीपीएस क्या है, एक अमेरिका द्वारा बनाया गया, मतलब एक ये है। अब अपन समझ लिया। तो ये जीआईएस और जीपीएस में बेसिक अंतर है। अब आप उसकी परिभाषा देखिए तो क्या है, जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और जीपीएस का है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। तो ये कंप्यूटर आधारित एक ऐसी युक्ति है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एकीकृत कर भौगोलिक संदर्भ की सूचनाओं के लिए डेटा एकत्रण, प्रबंधन, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करता है। जीआईएस कहलाता है। ठीक है, और ये इसका महत्व क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब जितने भी संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन करने में इसका रोल प्ले होता है। और शहरीकरण करने में भी, और कृषि जैसे फसल उत्पादन करना है या फसलों का सर्वे करना है, एग्रीकल्चर का सर्वे करना है, उसमें जीआईएस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अब बात करते हैं अपन जीपीएस की। जीपीएस क्या है, एक अंतरिक्ष आधारित वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जो सभी मौसम में किसी वस्तु की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसमें उपग्रह द्वारा भेजे जाने वाले सिग्नलों की सहायता से पृथ्वी पर मतलब रुका हुआ या गतिमान किसी वस्तु की सही आकलन किया जाता है। जैसे मोबाइल फोन पूरी तरह अपने जीपीएस पर आधारित होता है। अपने मोबाइलों में भी आप देखोगे जीपीएस लगा होता है, और जीपीएस से अपन किसी व्यक्ति की लोकेशन को आसानी से ट्रैक कर लेते हैं
और अपन कहीं जाते भी हैं तो हम जीपीएस का इस्तेमाल करके हम उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। इसका विकास यूएसए ने के रक्षा विभाग ने करवाया था। उसके बाद अपन ने आईआरएनएस बनाया रूस के सहयोग से, फिर अपन ने गगन अपना बना लिया जिसको आरपीएस के नाम से भी जाना जाता है, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, और उसका नाम बदलकर नाविक भी कर दिया गया है। अब अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब प्रश्न मतलब लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सब आने जैसे प्रश्न है। ये बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी मुझे लगता है 6 मार्क में भी बन सकता है। 3 मार्कर तो ठीक है, 6 मार्कर में भी इसकी बनने की पूरी संभावना है। तो अपन बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी को ज्यो तकनीकी या ज्यो प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। अब ज्यो प्रौद्योगिकी क्या है? तो इसकी सीधी सी बात ये कि मतलब जैविक कारक जो होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ये या मतलब जंतु या पादप कोशिका या उसके अंग जो अवयव होते हैं उनका नियंत्रित उपयोग करके मतलब या उनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कोई मानव के लिए कोई ऐसा उपयोगी उत्पाद बनाना या सेवा बनाना जो औद्योगिक स्तर पर प्राप्त हो जाए, मतलब उसको औद्योगिक स्तर पर ले जाना। क्या उसको औद्योगिक स्तर पर ले जाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। या सीधी सी बात है, एक शब्द में इसको समझाऊं तो अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। मतलब ऐसी जैविक प्रक्रियाएं जो मानव के लिए उपयोगी होती है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है। कृषि में जाएंगे तो जैसे डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी बनाना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी बनाना, हाइब्रिड वेराइटी बनाना है, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटी सूखा प्रतिरोधी किस्म बनानी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी बनानी है। पर्यावरण में अपन बात करें तो अपशिष्ट प्रबंधन देख लो, प्रदूषण नियंत्रण देख लो, ये सब इसी के एग्जाम्पल। बायो टॉयलेट देख लो, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। इसमें एक पॉइंट जोड़ लेना, बायो टॉयलेट पर्यावरण में। फिर उसके बाद जो विविधता में के संरक्षण में देखें तो जीन बैंक है, जर्म प्लाज्म है, डीएनए बैंक है। चिकित्सा में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इंसुलिन है, जीन थेरेपी, स्टेम सेल है। इस तरीके से बहुत सारे इसके ये है। अब बात करते हैं अपन ऊर्जा प्रबंधन की। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 6 मार्क में पूछा गया है। अब ऊर्जा प्रबंधन क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण और ऊर्जा संसाधनों का दक्षता के साथ और न्याय के साथ उपयोग करना, ये क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। अब इसका महत्व क्या है? ऊर्जा प्रबंधन करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जोखिम में कमी आएगी और ऊर्जा संसाधनों की कीमत में भी कमी आएगी। क्योंकि भाई हम उसका सही तरीके से यूज करेंगे तो भाई हमें जो आज जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली पड़ रही है वो हमें बहुत कम ये हो जाएगी, उसमें ज्यादा अपने को जोखिम नहीं उठानी पड़ेगी, इस तरीके से हो जाएगा। अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की बात करते हैं। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत 1 मार्च 2002 को इसको क्या किया गया था? मतलब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सबसे पहला उद्देश्य इसका है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऐसी नीतियों और स्वनीतियों का विकास करने में सहायता प्रदान करना जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है। एक तो ये पहला इसका उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा इसका उद्देश्य हो जाएगा ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्थागत रूप देना ताकि देश के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता बने या जागरूक हो। ये इसके 2 उद्देश्य है, ठीक है। ये प्रश्न 2014 में 6 नंबर में पूछा गया है। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत ऐसी नीतियों और सुनीतियों का विकास करने में सहायता करना जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है और ऊर्जा दक्षता की सेवाओं को संस्थागत रूप देना ताकि देश के विकास क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता हो और ऊर्जा का उत्पादन को और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से बढ़ाना हो, मतलब ऊर्जा उत्पादन करना भी इसका मेन उद्देश्य है। अब बौद्धिक संपदा अधिकार की बात करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? तो ऐसा विचार, अवधारणा, डिजाइन, प्रक्रियाओं आदि के रूप में होती है जिनकी सहायता से किसी उपयोगी उत्पाद का सृजन किया जाता है। मतलब इसमें आ जाए सरकार द्वारा अन्वेषकों को उनकी खोजों से आर्थिक लाभ कमाने का एकाधिकार दिया जाता है जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। या व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन, शोध, आविष्कार, साहित्य कृति की रचना आदि के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। यह अधिकार किसी अन्वेषक को उसकी बौद्धिक संपदा से संबंधित अन्य व्यक्ति को लाभ अर्जित करने से रोकता है। मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार ये कहलाता है कि अपने बुद्धि से जो लोग जैसे कि कोई फिल्म बनाई या कोई आविष्कार किया या कोई खोज की या कोई किताब छापी, तो उसको एक अधिकार देना, क्योंकि वो उसका इंटेलेक्चुअल है, मतलब उसकी बुद्धि है और उसकी बुद्धि का उसकी वो संपदा है, उसकी प्रॉपर्टी है।
और उसकी प्रॉपर्टी का उसको जो अधिकार दिया जाता है कि भाई वो उसकी बुद्धि से उसने कुछ भी बनाया है और उसकी बुद्धि के तहत उसकी वो प्रॉपर्टी है। आप चाहे उसको कमर्शियल करे या कुछ भी करे, लेकिन उसकी उसकी कोई भी चीज को उसके बिना परमिशन से कुछ भी कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसको इस्तेमाल नहीं करे। जैसे मैंने कोई एक कविता लिखी है, तो जब तक मैं उस व्यक्ति से मतलब वो परमिशन न ले लूं सामने वाले से, तब तक मैं उसकी कविता को यूज नहीं कर सकता। और वो कविता उसने बनाई है तो वो उसका अधिकार है, उसको एकाधिकार दिया गया है, तो यही उसकी बौद्धिक संपदा अधिकार है। और ये अधिकार किसी अन्वेषक की बौद्धिक संपदा से किसी अन्य व्यक्ति को लाभ अर्जित करने से रोकता है। कोई अन्य इसमें कई मतलब आईपीआर के कई कई पार्ट है। अब कई पार्ट में क्या है, जैसे पादप किस्म संरक्षण है, फिर उसके बाद अपन चले भौगोलिक संकेतक है, व्यापार रहस्य है, पेटेंट है, औद्योगिक रचना अधिकार है और ट्रेडमार्क है। मतलब इस तरीके से अब बहुत सारे इसमें आ जाएंगे, पादप किस्म संरक्षण, व्यापार रहस्य, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक रचना अधिकार, भौगोलिक संकेतक, ये सब उसी के पार्ट है। जैसे भौगोलिक संकेतक मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे आप अभी कड़कनाथ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन घोषित किया है। फिर कोई व्यापार रहस्य मतलब अगर कुछ वो ट्रेड कुछ बना रहा है, जैसे भाई कोई साबुन या कुछ ये बना रहा है तो उसको उसका सीक्रेट रखने का ये है। ट्रेडमार्क मतलब उसको कोई मतलब ये मिला, जैसे अपने किसी भी संस्था का कोई एक लोगो होता है वो उसको मान्य कर दिया जाता है। कॉपीराइट मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर कोई सॉफ्ट कॉपी है या कोई भी उसका कृति है या कोई साहित्य कोई रचना है, उसको कॉपीराइट के अधिकार दिए जाते हैं। पेटेंट मतलब एक तरह का एक लाइसेंस होता है, किसी भी मतलब उसने कुछ भी अन्वेषण किया है, कुछ भी किया तो उसको एक तरह का पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट एक तरह का लाइसेंस होता है, मतलब वो दूसरे के एकाधिकार मतलब दूसरे को आर्थिक लाभ कमाने से रोकता है। अब अपन बात करते हैं टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन। नाम से पता है टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन। अब टेली एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी का यूज करके मतलब हमें क्या करना, जो पहले अपन टेलीमेडिसिन देख लेते हैं क्योंकि इसमें टेली एजुकेशन देखते हैं। टेली एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुर्गम, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना टेली एजुकेशन कहलाता है। और ये वर्ष 2004 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित एडुसेट 1 शिक्षा समर्पित उपग्रह है, जो पाठशाला स्तर से उच्च शिक्षा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं टेलीमेडिसिन। नाम से पता है ये बहुत आज के समय में बहुत ये सेकंड पेपर हेल्थ में भी ये प्रश्न 3 नंबर में पूछा जा सकता है और 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है। टेलीमेडिसिन नाम से पता है, टेली मतलब क्या, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेडिसिन को उपलब्ध कराना या मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराना या सुविधाएं उपलब्ध कराना क्या कहलाता है, टेलीमेडिसिन कहलाता है। ठीक है। अब इन दोनों के महत्व, इसके महत्व क्या है, चिकित्सकों के पास अनावश्यक नहीं जाना पड़ता, फोन पे या टेलीफोनिकली या मतलब इंटरनेट के माध्यम से इनके यूज के अपन ये कर सकते हैं। और चिकित्सीय परामर्श, उपचार, दवाओं की जानकारी और उनकी आसानी से सर्वसुलभता हो जाती है। अब बात करते हैं अपन देशज तकनीकी या तकनीकी हस्तांतरण। तो देखो नाम से ही पता है देशज तकनीकी की मतलब नाम से मतलब अपने घर में बनाई गई तकनीक देशज तकनीकी कहलाती है। और तकनीकी हस्तांतरण मतलब एक तकनीक को दूसरी संस्था को या दूसरी संस्था से अपने यहाँ लेना, या एक देश की मतलब एक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं या एक्सचेंज टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। देशज तकनीक जिसका विकास घरेलू तकनीक ज्ञान और आवश्यकता के अनुरूप किया गया हो और उसका संबंध क्षेत्र विशेष की समस्याओं के निराकरण एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, जैसे रतन जोत को देख लो, जोट्रोपा देख लो। ठीक है। उसके बाद अपन इसका उद्देश्य देख ले, आत्मनिर्भरता है, आधुनिकरण है, उपकरणों का विकास, ज्ञान कौशल का विकास करना है। फिर तकनीकी हस्तांतरण क्या कहलाता है, तकनीकी हस्तांतरण मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वैज्ञानिक अनुसंधान का कोई व्यवहारिक उपयोग, जिसमें विचारों और आविष्कारों और उसके उपयोग को साकार करने के लिए आवश्यक उत्पाद एवं सेवाओं को दूसरे किसी व्यक्ति संस्था को मुहैया कराना ताकि उसका प्रयोग लोक सेवा हेतु वाणिज्यिक रूप से किया जा सके, तकनीकी हस्तांतरण या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कहलाता है। अब इस डायग्राम से देखिए ना, जैसे एक संस्था है, दूसरी संस्था है, उसमें समझौता ऑफिस है, वो चैनल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, तकनीकी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसमें इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए, फिर दो या दो से अधिक संस्थाओं का होना चाहिए, तकनीकी स्वयं में एक विचार या ये उपकरण भी हो सकती है। और इसका उद्देश्य क्या है
किसी वैज्ञानिक अनुसंधान का सर्वत्र व्यापक तौर पर वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, चलो आगे चलें। अब वाईफाई और लाईफाई देख लेते हैं। वाईफाई और लाईफाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 6 नंबर में भी बन सकता है। 3 मार्कर तो ठीक है, ये 6 मार्कर में भी बन सकता है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी। और लाईफाई का होता है लाइट फिडेलिटी। इसकी खोज किसने करी थी? एक एनसीआर कारपोरेशन ने की थी, 1991 में की थी। उसके बाद अपन इसकी बात करें तो इसको हेराल्ड हॉस ने 2011 में इनकी की थी। इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वाईफाई में, वो नाम से ही पता है, मतलब इसमें जो वायरलेस फिडेलिटी है तो इसमें रेडियो तरंगे जो होती है, मतलब रेडियो वेव होती है, उनके द्वारा वाईफाई राउटर के उपयोग से इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है? लाइट फिडेलिटी का, मतलब लाइट फिडेलिटी नाम से, तो इसमें दृश्य प्रकाश का यूज किया जाता है। मतलब इसमें दृश्य प्रकाश का यूज किया जाता है और उसमें रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, के द्वारा एलईडी बल्ब के उपयोग से इसका यूज किया जाता है, मतलब डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग करें तो ये इंटरनेट ब्राउजिंग में इसका यूज किया जाता है। और इसका देखिए तो ऑपरेशन थिएटर, ऑफिस, समुद्र के अंदर की अंदर आदि में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसके अवरोध की बात करें, इसमें अवरोध भी हो सकता है। जैसे अवरोध की बात करें तो सघन क्षेत्रों में अधिक इसका यूज किया जाता है वाईफाई का, समुद्री जल में भी। और जबकि इसमें क्या होता है, मतलब इसमें सघन क्षेत्रों में इसमें ज्यादा अवरोध होता है। जैसे समुद्री जल में अपन वाईफाई का यूज नहीं कर सकते, लेकिन लाईफाई का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, इसमें अवरोध बहुत कम होता है। खारा जल, समुद्री जल में भी आसानी से काम कर सकती है लाईफाई। ये इसका ये है। फिर इसमें कई प्रकार के आवश्यक उपकरण लगते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर अपन वाईफाई का यूज कर रहे हैं तो इसमें राउटर, सब्सक्राइब डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का यूज लगता है। और इसमें क्या होता है, लैंप ड्राइवर, एलईडी बल्ब और फोटो डिटेक्टर आदि की यूज होती है। अब उसके बाद अपन इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो पावर की आवश्यकता जो वाईफाई होती है उसमें कम जरूरत रहती है। और लाईफाई में पावर की मतलब इतना ज्यादा भी नहीं रहता और इतना कम भी नहीं रहता। अब डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो ये जो होता है 120 एमबीपीएस होता है। और इसका डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड 1 जीबीपीएस होता है। मतलब 1 एमबीपीएस पर सेकंड मतलब 150 एमबी पर सेकंड होता है। और इसका 1 जीबी पर सेकंड होता है। तो ये इसकी डेटा स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ये होता है वाईफाई और लाईफाई। अब अपन बात करते हैं एलसीडी और एलईडी की। तो देखो वही एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। एलईडी का है लाइट अमाइटेड डायोड है। प्रकाश का सोर्स क्या है? प्रकाश का सोर्स उसमें फ्लोरेसेंट लाइट का प्रयोग किया गया है एलसीडी में, और इसमें लाइट अमाइटेड डायोड का यूज किया गया है। उसके बाद अपन स्थिति देखिए तो ये हमेशा जो फ्लोरेसेंट लाइट होती है ये हमेशा स्क्रीन के पीछे रहती है स्थिति में। और अगर अपन इसके देखें तो ये लाइट अमाइड डायोड को स्क्रीन के पीछे या एज के आसपास रखा जाता है। मतलब वहां भी एज के पास भी रख सकते हैं और स्क्रीन के पीछे भी इसको रखा जा सकता है। पावर कंजम्पशन की बात करें तो एलसीडी की तुलना में मतलब एलसीडी ज्यादा पावर कंजम्पशन करता है और एलईडी कम पावर कंजम्पशन करता है। पिक्चर क्वालिटी भी बात करें तो एलसीडी की पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है एज कम्पेयर टू एलईडी की, और एलईडी की उससे अच्छी मतलब ये होती है। और भी बहुत सारी अपन इसमें बता सकते हैं। जैसे कलर की बात करें तो एलसीडी में कम कलर होते हैं, एलईडी में ज्यादा कलर होते हैं। या ब्राइटनेस की बात करें तो एलईडी की तुलना में कम इसमें ब्राइटनेस होती है, एलसीडी में उसमें ज्यादा ब्राइटनेस होती है। रिजोल्यूशन की बात करें तो रिजोल्यूशन में भी एलसीडी का कम रेजोल्यूशन किया जा सकता है और उसका ज्यादा किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना एलसीडी और एलईडी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर भी इस बार बनने की पूरी पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है। तो अब देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल लॉकर। सर नीलेश सर थोड़ी सी स्क्रीन बढ़ा दीजिए। तो देखो डिजिटल सिग्नेचर की बात कर रहे हैं अपन। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक तरह की एक गणितीय तकनीक है जिसका प्रयोग संचार सॉफ्टवेयर या डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रामाणिकता को निरूपित करने के लिए किया जाता है। अगर अपन डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर से तात्पर्य ये कि कोई भी ऐसा सिग्नेचर जो डिजिटल रूप में हो। तो ये गणितीय तकनीक है जिसका प्रयोग अपन काय में करते हैं? संचार सॉफ्टवेयर या डिजिटल संदेश या दस्तावेज की प्रामाणिकता को करते हैं, क्योंकि भाई उसका वो दुरुपयोग नहीं कर पाए कोई भी। डिजिटल सिग्नेचर ऐसा है। और इसका महत्व क्या है? इसका महत्व सॉफ्टवेयर वितरण में इसका महत्वपूर्ण रोल है। वित्तीय लेन देन में आसानी से कर सकते हैं एवं ऐसे अन्य मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहां जालसाजी और
जालसाजी और छेड़छाड़ का पता लगाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब डिजिटल लॉकर की बात करते हैं, इसे डिजी लॉकर भी कहा जाता है। डिजिटल लॉकर या अब डिजिटल लॉकर या डिजी लॉकर, सर थोड़ा नीचे नीचे नीचे, हाँ सर बस बस। आप देखो इसको डिजी लॉकर भी कहते हैं, डिजिटल लॉकर भी कहते हैं। ये अभी मतलब भारत सरकार के द्वारा डिजिटल लॉकर एक अवधारणा भी लाई गई है भारत सरकार द्वारा, ये मतलब लाई गई है। तो डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा दी गई एक वेब सेवा है तथा पर्सनल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी है। मतलब डिजिटल लॉकर कुछ नहीं होता, डिजिटल लॉकर के तहत मतलब एक ऐसी सुविधा दी गई है जिसमें व्यक्ति अपने पर्सनल ऑनलाइन मतलब डॉक्यूमेंट को स्टोरेज कर लें, उसकी एक फैसिलिटी दी गई है। उसमें बीच बीच में पेपरों में भी आया था कि आप कहीं पर भी कुछ भी ले जाते हो तो अपने डॉक्यूमेंट अपने पर्सनल मतलब एक डिजी लॉकर होगा जिसमें अपने डॉक्यूमेंट और ये सब ये कर सकते हैं, लाइसेंस को भी इसमें रख सकते हैं और ये मान्य होगा। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ये सभी जगह मान्य होगा, इसमें अपने को हार्ड कॉपी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें हम 10 MB तक मुफ्त पर्सनल स्टोरेज स्पेस मिलती है और इसमें इतने डेटा हम सेव कर सकते हैं। इसमें पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट आदि हम अपलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और यहाँ पर भी अपने को कहीं ऐसा लगता है कि अपन कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो अपने को बिना कोई हार्ड कॉपी के अपन इनके माध्यम से अपने काम कर सकते हैं। तो ये दस्तावेजों को डिजिटलीकरण रूप भी दे देगा और पोर्टल की मदद से एजेंसियों के बीच ई दस्तावेजों के आदान प्रदान में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। मतलब एक तरह का गूगल ड्राइव या इस तरह की कोई मतलब अपनी मतलब जो जीमेल होता है ना, जीमेल पे अपन बहुत सारे डॉक्यूमेंट पटक लेते हैं, इस तरीके का ये एक वेब सेवा है और इसमें पर्सनल ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, अब उसके बाद कार्बन नैनो ट्यूब को इसको CNT कहा जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब को शॉर्ट फॉर्म में। कार्बन नैनो ट्यूब क्या है? ये ग्रेफिन जो होता है, कार्बन का जो अप्रूप है ग्रेफिन, ये ग्रेफिन से निर्मित होने वाला एक बेलनाकार नैनो संरचना है। क्योंकि भाई नैनो संरचना इसलिए क्योंकि उसका नाम ही है कार्बन नैनो ट्यूब। अब कार्बन नैनो मतलब होता है 10⁻⁻⁹, मतलब इतने पे ये बनता है। तो ये एक नैनो संरचना है और ये एक विमीय नैनो पदार्थ है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करता है। यह अर्धचालकता का भी, इसका मेन काम क्या है, ये सेमीकंडक्टर का काम करता है और तन्य सामर्थ्य के मामले में मजबूत और कठोर पदार्थ है। इसलिए इसका यूज काय में किया जाता है? विद्युत बल्ब यंत्र बनाने में किया जाता है, सोलर सेल में किया जाता है, कंप्यूटर प्रोसेसर तथा मेमोरी बनाने में और वाहनों के ढांचे तथा उपकरणों को बनाने में भी किया जाता है। अब अपन करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहलाता है? नाम से पता है, जो जहां है उसको वहीं के वहीं एज इट इज सुरक्षित रख देना बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की, उसे वो क्षेत्र क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कहलाता है। मतलब ऐसे स्थल जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राकृतिक कम से कम प्रभावित मानव द्वारा रूपांतरित या अवनति प्राप्त पारिस्थितिक तंत्र या वन्य जीवों को सुरक्षित रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम को सर्वप्रथम यूनेस्को द्वारा सन 1971 में मेन एवं बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत प्रारंभ किया गया था। और भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितने? भारत में कुल 18 तथा यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व विश्व सूची में 9 शामिल है। वहीं पर टोटल MP में देखा जाए तो MP में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से दो जो दो है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगर इसमें अपन देखें तो इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे एक संक्रमण क्षेत्र है जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, फिर अंदर जाओगे तो इसे ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है, फिर इसके अंदर जाओगे तो बफर जोन होता है, फिर इसके अंदर जाओगे तो कोर क्षेत्र होता है। तो संक्रमण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर आवाजाही थोड़ी मतलब मतलब जारी रहती है। बफर क्षेत्र में रिसर्च अनुसंधान ये कर सकते हैं और कोर क्षेत्र बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता। इसका उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है ये, इसको सही कर लेना। पारिस्थितिक तंत्र वो वन्य जीवों को संरक्षित करना है, इसका उद्देश्य। तो ये हो गया अपने 15 क्वेश्चन क्लियर। अब किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है सर।
क्लियर हो गया? यस सर। और किसी को कुछ नहीं तो फिर पूछ लीजिए, फिर अपन आगे चलते। किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो या कोई डाउट हो 15 क्वेश्चन में, या फिर अपन आगे चलते हैं 6 मार्कर पे। नहीं है? चलो ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और उसके अनुप्रयोग, तो ये तो अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहली बात, किसी भी पदार्थ को सबसे पहले नैनो स्केल पे ले जाओ, नियंत्रित ढंग से उसको जोड़ तोड़ करके एक इच्छित गुणधर्म वाला वापस एक नया पदार्थ बनाना नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक अप एंड डाउन होता है, एक टॉप एंड बॉटम होता है, और एक बॉटम और डाउन होता है। मतलब एक डाउन टू बॉटम अपॉन होता है, मतलब अप टू बॉटम होता है, और एक मतलब अप टू बॉटम और एक बॉटम टू अप होता है। मतलब एक बड़े से छोटे पदार्थ को बनाया जाता है और एक छोटे पदार्थ को बड़ा किया जाता है। इस तरीके से अपन 2 प्रकार से हम क्या देखते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रकार देख सकते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नारी ताइक्वाची 1974 में इसके द्वारा किया गया था, और इसके जनक रिचर्ड फेनमैन को कहा जाता है। इसके उपयोग बहुत सारे हैं, क्योंकि मतलब ऐसा कहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हम वो चीजें बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। जैसे हम प्लास्टिक है, अब प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो रही है, तो हम ऐसी प्लास्टिक बना सकते हैं जो मतलब डिग्रेड हो जाए। हम ऊर्जा में भी ग्रेफिन सेल, सोलर सेल और फ्यूल सेल में इसका यूज कर सकते हैं। पर्यावरण में जो विलुप्ति के कगार जीवों के संरक्षण में हम इनका यूज करके नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज कर सकते हैं। हम ऐसे पदार्थ बना सकते हैं जो कभी भी डिग्रेड ही नहीं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ ही नहीं बने, और जो मतलब जो डिग्रेड नहीं हो रहे हैं उनको डिग्रेड कर दें, बायोडिग्रेड कर सकते हैं। फिर जल के शुद्धिकरण में इसका यूज कर सकते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर स्लाइड बढ़ाइए सर। नीलेश सर, फिर उसके बाद अपन स्वास्थ्य में देखें तो जीन थेरेपी, टिश्यू कल्चर, कीमोथेरेपी, सूक्ष्म जीवों की आंतरिक संरचना का पता लगाने में इनका यूज कर सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब जो अपन ने बात करी थी, कार्बन नैनो ट्यूब भी उसी का पार्ट था जो अपन ने देखा था। फिर उसके बाद माइक्रोचिप बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन रूपांतरित किस्मों का में यूज कर सकते हैं अपन। उसके बाद खरपतवार प्रबंधन में, मृदा संरक्षण में, जैव उर्वरक में प्रयोग कर सकते हैं। रसायनों में बात करें तो पॉलीमर और एवं उत्प्रेरक के आयन को छानने वाले फिल्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से मतलब नैनो टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विकास के लिए एक सक्षम प्रौद्योगिकी है। और इसके कुछ नुकसान भी है, अगर अपन चाहे तो इसके नुकसान भी मतलब बता सकते हैं कि ये, क्योंकि इसमें नैनो स्केल पे सब पदार्थों को तैयार किया जा सकता है, तो इसके जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल है वो मतलब जब बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को कॉज करते हैं, बहुत सारी चीजों को ब्लॉकेज कर सकते हैं, म्यूटेशन को कॉज करने में इनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, और ये घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अपन करते हैं जैव विविधता की बात। जैव विविधता नाम से पता है, जीवों में पाए जाने वाली विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। इसको अंग्रेजी में बायोडायवर्सिटी कहलाती है। मतलब या तो किसी स्थान, प्रदेश या देश के नैसर्गिक परिवेश में पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे की प्रजातियां जो रहती है को सामूहिक रूप से उस स्थान पर विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। अब जैव विविधता शब्द का प्रयोग था वो डब्ल्यूजे रॉसन ने किया था और संकल्पना विल्सन ने दी थी। ठीक है, अब इसके संरक्षण की बात करें तो इसके संरक्षण को अपन देख सकते हैं, ये राजनीतिक नहीं है, रणनीतिक है। इसको रणनीतिक कर लेना, मतलब वैज्ञानिक या रणनीतिक। ठीक है, अब वैज्ञानिक या रणनीतिक की बात करते हैं अपन, तो इसको वैज्ञानिक या रणनीतिक में देखें या स्ट्रेटेजिक या साइंटिफिक रूप से देखें तो 2 प्रकार से होगा, स्वस्थानिक और परिस्थानिक। और उधर अपन देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कानूनी या वैधानिक या प्रशासनिक रूप में देख सकते हैं। तो अपन देखिए स्वस्थानिक मतलब जो जहां है उसको वहीं का वहीं सुरक्षित कर देना। स्वस्थानिक या इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन कहलाता है, मतलब जैसे प्राकृतिक स्थान, जैसे अपन ने नेशनल पार्क बना लो, सेंचुरी बना ली या बायोस्फीयर रिजर्व बना लिए, दिस इज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। और एक्सीट्यूट कंजर्वेशन क्या कहलाता है, जिनको मतलब अपने नेचुरल स्थान पर न करके, सुरक्षित न करके उनको दूसरी जगह सुरक्षित किया जाता है, उनको एक्सीट्यूट कंजर्वेशन कहा जाता है। जैसे डीएनए बैंक बना ली, जीन बैंक बना ली, बीज बैंक बना ली, चिड़ियाघर बना दिए, एक्वेरियम बना दिए, बोटनिकल गार्डन बना लिए, अपन जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद जैव विविधता का संरक्षण के लिए कानूनी या वैज्ञानिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रकार के प्रयास किए गए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन बात करें तो रियो प्लस पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया। 2012 में भी फिर रियो प्लस पृथ्वी प्लस 2020 सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 2012 में। तो इस तरीके से मतलब फिर कार्टाजीना सम्मेलन स्पेशल बायोडायवर्सिटी के लिए 2000 में किया गया। नागोया सम्मेलन जो था वो 2010 में किया गया। फिर आइची लक्ष्य रखे गए जापान में 2010 में। रामसर आर्द्र भूमि संधि भी की गई 1971 में।
फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम लाए गए। 1927 लिखा है, 17 नहीं है, ये 1927 कर लेना। 1927 और 1980 संशोधित अधिनियम है 1980, और मेन जो है वो 1927 और इसी के तहत मतलब अभ्यारण्य बनाए गए, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए और बायोस्फीयर रिजर्व इसी के तहत मतलब बनाया जा रहा है। फिर जैव विविधता अधिनियम भी अपन ने 2002 में बनाया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एनजीटी का ये किया गया, गठन किया गया 2010 में। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने जीवों का मतलब जीव जितने भी होते हैं उनके लिए कई परियोजना चालू करी है। हाथी परियोजना है 1992 है, टाइगर परियोजना है 1992, गिर 1972, कछुआ है 1975, घड़ियाल है 1995। इस तरीके से अपन ने बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए कई प्रकार के मतलब वो किया है, संरक्षण करने के प्रयास करे। ठीक है, उपरोक्त विधियों द्वारा पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये अपना हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। अब अपन बात अगला देखते हैं अपन जलवायु परिवर्तन। तो देखो नाम से ही पता है जलवायु, पहले जलवायु को समझ लो, क्योंकि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो मतलब मौसम क्या होता है, किसी भी मतलब वहां अल्पकाल के लिए वहां पर चलने वाला प्रकाश, वायु की आर्द्रता, तापमान, हवा, वायुमंडलीय दबाव और बादलों की गतिविधि में होने वाला मतलब अल्पकालिक रूप में जब होता है तो मौसम कहलाता है, और जब वो दीर्घकालिक हो जाता है तो जलवायु कहलाता है। और उसमें होने वाला उतार और चढ़ाव दोनों, मतलब अप एंड डाउन दोनों की कंडीशन होना, मतलब ज्यादा होना या कम होना, मतलब परिवर्तन होना क्या कहलाता है, उनमें होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन कहलाता है। अब जलवायु परिवर्तन भी कई प्रकार का हो सकता है, जैसे मैक्रो भी होता है, माइक्रो होता है। एक माइक्रो क्लाइमेट चेंज भी होता है और एक मैक्रो भी होता है। तो माइक्रो मतलब किसी छोटे से एरिया का स्थान की बात करते हैं, और मैक्रो में विश्व स्तर की बात कर सकते हैं या देश की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मध्य प्रदेश की जलवायु अलग है, भारत की जलवायु अलग है और विश्व की जलवायु भी अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन, तो अगर कभी अपन देखिए विश्व की तुलना में अगर मध्य प्रदेश को देखें तो माइक्रो क्लाइमेट के अंतर्गत आएगा। अब जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, उसके क्या कारण है, तो ये आपके सामने ये प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण है। तो प्राकृतिक का पहले मानवीय कारण देख लेते हैं, जिसमें जनसंख्या विस्फोट है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, रासायनिक कृषि है, विलासीपूर्ण जीवन, उपभोगवादी संस्कृति है, जागरूकता का अभाव है, अम्लीय वर्षा, वन्य जीवों का शिकार करना, वनों की कटाई करना, उसके बाद प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ये सब कारण है। उसके बाद अपन प्राकृतिक कारण देखें तो जैसे ज्वालामुखी, अब ज्वालामुखी आएगा तो क्या होता है, उसमें से आग निकलती है। अब आग निकलेगी तो वायुमंडल में जाएगी, वायुमंडल में जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। फिर उसके बाद महाद्वीपीय पृथक्करण होगा, महाद्वीपीय पृथक्करण होगा तो क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है वहां पर जैसे गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है, तो वो ठंडी जलधारा गर्म जलधाराओं में मिलेगी, गर्म जलधारा ठंडी जलधाराओं में मिलेगी, तो जहाँ ठंडा स्थान है उसको गर्म कर देगी और गर्म स्थान ठंडा हो जाएगा, तो दोनों में तापमान में परिवर्तन आ जाएगा। फिर पृथ्वी का झुकाव, जब पृथ्वी जितना ज्यादा सूर्य के करीब आएगी तो वहां टेम्परेचर बढ़ेगा, जितनी दूर जाएगी टेम्परेचर घटेगा। फिर समुद्री लहरें भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि लहरों के कारण वही गर्म लहरें और ठंडी लहरें। फिर वनों की आग अगर लगेगी तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में उसका मतलब टेम्परेचर राइज होगा, तो जलवायु को परिवर्तित करेगा। जैसे फिर प्राकृतिक आपदाएं देख लो, जैसे सुनामी के कारण पृथ्वी की दूरी भी मतलब आगे बढ़, जैसे जापान में सुनामी हुई थी तो ऐसा कहते थे कि पृथ्वी बहुत हद तक मतलब दूर चली गई थी। फिर बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, भ्रंशन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, ये सब भी कारण मतलब जलवायु परिवर्तन के बड़े बड़े कारण हैं। अब इसके निदानों की बात करते हैं। निदान क्या है, प्रश्न सब देखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने लिखा है। अब निदान में अपन जैसे जनरल निदानों की बात करते हैं। जनरल निदान में क्या जाएगा, जैसे जन जागरूकता बढ़ाना चाहिए, भाई जनसंख्या को नियंत्रित करो, जो समस्या है जो कारण थे वही उसके निराकरण हो जाए। वृक्षारोपण करो, जैविक खाद को बढ़ावा दो, खेती मतलब जैविक खाद और जैविक खेती करो। फिर उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन करो, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करो। अब प्रशासनिक और विधायी निदान में अपन बात करें तो भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए गए। जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 बनाया गया, वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया, वायु प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, नियंत्रण निवारण अधिनियम ये बनाया गया 1981 में बनाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 2000 में बनाया गया, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में बनाया गया, एनजीटी का गठन किया गया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया। फिर उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किए गए, एजेंडा 21
मतलब 2000 पृष्ठों का एक ये था, एक कार्यक्रम था, वो बनाया गया। फिर रियो प्लस पृथ्वी प्लस 20 सम्मेलन 1992 किया गया, 2002 में भी किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, कार्टाजीना प्रोटोकॉल किया गया, नगोया प्रोटोकॉल किया गया, आईची लक्ष्य रखे गए। इस तरीके से कई प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत और विश्व के अन्य देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु संगोष्ठी, नियम, नीति, सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और कोरोना काल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के उत्सर्जन में काफी कमी भी देखने को मिली है पर्यावरण रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब ये तो आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है। खाद्य श्रृंखला अगर देखें तो मतलब जैसे कि प्रोड्यूसर से लगा के, उत्पादक से लगाकर जो लास्ट डिकम्पोजर तक की जो स्थिति होती है, या जो टॉप कॉर्निवोरस होते हैं, या उपभोक्ता तक की जो स्थिति होती है, उसे हम, वो जो एक श्रृंखला में बन के आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती है तो खाद्य जाल बनाती है। तो इसीलिए खाद्य श्रृंखला एक सरल संरचना बन जाएगी, वही खाद्य जाल क्या हो जाएगी, एक जटिल संरचना बन जाएगी, क्योंकि एक जाल के रूप में मिलेगी। अब खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह वन डायमेंशनल होता है, मतलब एक दिशा में होता है। और इसमें क्या होगा कि ऊर्जा का प्रवाह बहुत बहुपक्षी होगा। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है, एक सिंगल सीधी एक रोटेशन में चलती है, इसलिए जीवों की संख्या कम होगी, इसमें जीवों की संख्या अधिक मिलेगी। अब मैंने ये बात करी कि इसमें एक जीवधारी का संबंध उसी आहार श्रृंखला से संबंधित होता है, और इसमें कई जीवधारियों का कनेक्शन होता है। मतलब इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक एक सीधी कड़ी में रहते हैं, और इसमें एक कड़ी में न होकर एक क्या होते हैं, जाल के रूप में होते हैं, जैसे नीचे डायग्राम से आपको देखने को मिलेगा। नीचे नीले सर, नीचे थोड़ा सा करिएगा सर, ये डायग्राम देखिए आप। तो इसमें आप देखोगे कि सबसे पहले देखो, उसका उदाहरण उत्पाद है, उपभोक्ता है और अपघटक है। उसमें क्या कर रहा है, उत्पादक को उपभोक्ता भी खा रहा है, और उत्पाद को मतलब प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, उत्पादक को अपघटक भी डायरेक्ट खा रहा है। फिर यहाँ देख रहे हो कि इधर उपभोक्ता को अपघटक भी खा रहा है, मतलब कोई किसी को भी खा लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम खाद्य जाल कहते हैं। तो खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला का एक समूह है, और इसमें क्या है, सिर्फ एक ही सिंगल खाद्य श्रृंखला रहती है, बस यही दोनों में बेसिक अंतर है। अब अपन बात करते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी। तो देखो पीएसएलवी क्या है, इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और जीएसएलवी क्या है, इसका है जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। इसके दो अलग अलग नाम है। अब पीएसएलवी को समझ लेते पहले, पीएसएलवी और जीएसएलवी में बेसिक अंतर क्या है। पीएसएलवी क्या होता है, ये मतलब कितनी ऊंचाई पर, ये 900 मतलब 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित होता है। कहां पर, पोलर रीजन पर, ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित होता है। जबकि जीएसएलवी क्या होता है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब जियो स्टेशनरी, या अपन कहे तो हाँ जियो स्टेशनरी स्टेज पर, या अपन कहे कि क्या बोलेंगे उसको, इक्वेटर पर इसको स्थापित किया जाता है। ये इसका बेसिक दोनों का अंतर है, इसका जीएसएलवी और पीएसएलवी का। दूसरी बात जीएसएलवी की, पीएसएलवी की बात करें तो पीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी में 4 चरण का यूज किया जाता है। मतलब इसमें जो मतलब वो ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है वो ठोस द्रव किया जाता है। जबकि अगर अपन उसमें देखेंगे जीएसएलवी में, तो जीएसएलवी में 3 चरण का यूज किया जाता है, ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक। और क्रायोजेनिक मतलब क्रायोजेनिक जो ईंधन या इंजन है, उसमें जीएसएलवी में ही भारत ने इसका यूज किया था। ठीक है, तो आप पीएसएलवी की बात कर लेते हैं। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है, ये इसरो द्वारा, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित एक प्रक्षेपण प्रणाली है। मतलब ये सैटेलाइट, ये एक तरह का इसमें एक सैटेलाइट होता है, एक लॉन्चिंग व्हीकल होता है ये, और इसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और ये 1200 किलोग्राम भार तक का एक दूर संवेदी उपग्रहों को लगभग इससे 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रक्षेपण का पहला प्रयास वर्ष 1993 में पीएसएलवी D1 के रूप में हुआ था, लेकिन चौथे चरण में खराबी आने के कारण ये विफल हो गया। अंततः 1994 में पीएसएलवी D2 द्वारा IRS-P2 उपग्रह को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया गया था। तो ये 4 चरणों वाला एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, अब इसमें अपन द्रवों की बात करेंगे, इसमें ईंधन और अक्षयकारक के प्रयोग करेंगे। तो इसमें ठोस ईंधन के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें ठोस ईंधन की या प्रणोदक के रूप में और अक्षयकारक के रूप में अलग प्रयोग करते हैं, और द्रव में अलग करते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर करिए सर। तो इसमें आप देख रहे हो ईंधन के रूप में, आप देख रहे हो इसमें एचटीपीबी का यूज किया जा रहा है, और उसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, अक्षयकारक अमोनियम परक्लोरेट का यूज किया जा रहा है। और इसमें ईंधन में, द्रव में किसका प्रयोग किया, अनसिमेट्रिकल
यूडीएच का यूज किया जा रहा है, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइम का यूज किया जा रहा है, और उसमें डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का यूज किया जा रहा है। इस तरीके से मतलब इसमें पीएसएलवी का यूज किया जाता है। और अब तक अभी तक पीएसएलवी की सहायता से लगभग 70 अंतरिक्ष यान अपन ने पहुंचा दिया है, जो 30 राष्ट्रीय स्तर के और 40 अंतरराष्ट्रीय विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। अब जीएसएलवी की बात करते हैं। जीएसएलवी क्या है? यह भी एक इसरो द्वारा निर्मित एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या क्या कहेंगे इसको, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, इसे भूतुल्यकालिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ये जीएसएलवी एक ऐसा बहुचरण रॉकेट है जो 2 टन से अधिक भार के उपग्रह को ले जा सकता है, और ये वो 1200 किलोग्राम को ले जाता है, मतलब 1200 किलोग्राम वजन तक को ले जाता है, और ये 2 टन से ज्यादा मतलब अधिक भार के को ले जा सकता है। और ये पृथ्वी की ऊंचाई पर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। और वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाता है? वो 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। ये भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है, और वो ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, जो विषुवत व्रत या भूमध्य रेखा के सीध में होता है। ठीक है, इसमें 3 चरणों में मतलब ईंधन का यूज करते हैं, उसमें 4 चरणों में ईंधन का यूज करते हैं। ठीक है, उसको कब लॉन्च किया गया था? उसका पहला प्रयास 1993 में किया गया था और 94 में किया गया था। मतलब 93 में असफल हुआ था और 94 में सफल हुआ था। और इसकी विकासात्मक परीक्षण उड़ान कब की गई थी? 28 मार्च 2001 को यह असफल रहा था, और 2003 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। तो मतलब जीएसएलवी पीएसएलवी के बाद आया है। ठीक है, वो 1993 में आया था, ये 2001 में आया, लेकिन वो 1993 में असफल रहा, ये 2001 में असफल रहा, ये 2003 में सक्सेसफुल और 1994 में सक्सेसफुल रहा। अब इसमें 3 चरण देख ही रहे हो आप। प्रथम चरण में ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक ईंधन का यूज करते हैं। उसमें क्या हो रहा था? ठोस द्रव का यूज हो रहा था। उसमें 4 चरण थे, इसमें 3 चरण है, ठोस, द्रव, और इसमें एक नया चरण जुड़ गया, क्रायोजेनिक इंजन। अब इसमें प्रणोदक और ऑक्सीकारक की स्थिति में देखेंगे तो उसमें अपन ने देखा था ठोस, द्रव में देखा था, इसमें क्रायोजेनिक भी है। तो अपन देख रहे हैं कि ठोस क्या होता है, ठोस में भी वही जो उसमें हो रहा था, इसमें भी अपन वही यूज करेंगे। एसटीपीबी का यूज किया जा रहा है, उसमें भी किया जा रहा है ठोस में, उसमें भी अमोनियम परक्लोरेट का यूज किया जा रहा है, इसमें भी किया जा रहा है। द्रव में भी यूडीएच का यूज किया जा रहा था, उसमें भी यूडीएच का यूज किया जा रहा है। और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का यूज उसमें भी किया जा रहा है, इसमें भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि -250 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस ध्यान रखना, क्या किसका यूज किया जाता है? -250 डिग्री सेंटीग्रेड में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, और -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसका यूज किया जाता है? ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन में। अब जीएसएलवी का क्या फायदा है? ये संचार उपग्रहों के प्रमोशन संदर्भ में भारत की अन्य देशों पर निर्भरता खत्म हो गई है। भारत जीएसएलवी का प्रयोग आईसीबीएम को बनाने में कर सकता है। तो मतलब इसमें आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। और संचार जितने भी उपग्रह थे उनके प्रमोशन में अब इसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी जीएसएलवी की। ठीक है, तो ये जीएसएलवी और पीएसएलवी में बेसिक अंतर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टेम सेल और टिश्यू कल्चर। स्टेम सेल क्या होती है? मतलब ये वे विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिनमें वो ये क्षमता पाई जाती है कि वे शरीर के किसी भी ऊतक या कोई ऊतक हो या कोई कोशिका हो या कोई भी अंग में परिवर्तित हो जाती है। मतलब एज इट इज कोई अंग या कोई पार्ट को बना देती है, उसे क्या कहा जाता है? स्टेम सेल कहा जाता है। और ये मतलब ये कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है या बदल जाती है। उन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। मतलब स्टेम सेल मतलब ये कि या तो ये पूरे शरीर को बना दे या किसी ऊतक को बना दे या किसी कोशिका को बनाने की क्षमता जो रहती है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहती है। या स्टेम सेल से हम मतलब जीन थेरेपी करने का भी काम करते हैं। मतलब जीन थेरेपी भी स्टेम सेल के माध्यम से की जा सकती है। और टोटिपोटेंसी भी इसी का एक पार्ट है। टोटिपोटेंसी भी पूछा जा सकता है। तो टोटिपोटेंसी मतलब क्या होती है कि किसी भी पौधे या किसी भी जंतु की वह कोशिका जो एक नई कोशिका को विकसित करने की क्षमता रखती है वो टोटिपोटेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये स्टेम सेल, इनको स्तंभ कोशिकाएं कहती हैं। इनको स्तंभ कोशिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेम होती, तना होती, मूल तना होती।
इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, जैसे भ्रूण में, जो भ्रूण का गर्भनाल होता है, भ्रूण का गर्भनाल एवं वयस्क उत्तक में होता है। जैसे ज्यादातर जैसे बोन मेरो होती है ना, उसमें स्टेम सेल पाई जाती है। बोन मेरो जो हड्डियां होती है, हड्डी का जो लिक्विड होता है वो बोन मेरो होता है, उनमें ये देखने को मिलती है। इसकी खोज किसने करी थी? कनाडियन वैज्ञानिक मुक्लाक एवं टील ने 1960 में की थी। अब इनको अपन देख लेते स्टेम सेल के प्रकार। स्टेम सेल दो प्रकार की होती है, एक तो भ्रूण से प्राप्त होने वाली, एक वयस्क उत्तक द्वारा प्राप्त होनी है। अब भ्रूण और गर्भनाल मतलब जिसको अपन नाला कहते हैं, बच्चे का जो मतलब वो रहता है ना नाला, जन्म लेते समय वो जो नाल रहता है, उसे कहा जाता है भ्रूण या गर्भनाल द्वारा प्राप्ति। अब ये दो प्रकार की होती है, ये टोटीपोटेंट भी होती है और प्लूरीपोटेंट भी होती है। तो टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट ये क्या होती है, शरीर का प्रत्येक अंग इससे बना सकते हैं। इसीलिए इसका क्रायो प्रिजर्वेशन भी किया जा रहा है, मतलब गर्भनाल का। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए अब उसके प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स के लिए कि मतलब अगर कभी बच्चा का कोई भी पार्ट या कोई भी कुछ भी डैमेज हो जाए तो उससे बनाया जा सकता है, तो उसका प्रिजर्वेशन किया जाता है। जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो नाल रहता है, उस नाल को रख लिया जाता है और उससे फिर कभी बाद में जैसे कोई शरीर डैमेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे रिकवरी की जा सकती है। तो ये शरीर के प्रत्येक अंग को बना लेती है। लेकिन वयस्क उत्तक द्वारा जो प्राप्त होता है, जैसे यूनिपोटेंट और मल्टीपोटेंट जो रहता है, उसमें मतलब इसमें केवल वही अंग बनाए जा सकते हैं जिसमें वो पाई जाती है। तो मतलब जैसे अब अगर कभी हाथ की स्टेम सेल है तो उससे सिर्फ हाथ की कोई कोशिका या हाथ की मरम्मत की जा सकती है, और पैर की कोशिका है तो पैर की जाएगी। लेकिन जो ये रहेगी गर्भनाल वाली रहेगी, वो उससे कोई सा भी पार्ट अपन इजीली तरीके से बना सकते हैं। अब इसका महत्व क्या है? एक तो वांछित अंगों को तैयार करने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कोई असाध्य रोग हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं, उसमें अपन कर सकते हैं, दवाओं टीकाकरण में इसका यूज कर सकते हैं। शरीर को बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है, और उत्तकों को या अंगों को बनाने में इसका यूज किया जा सकता है। तो ये था अपना स्टेम सेल। अब अपन बात करते हैं उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। तो जैसे जनरली टिश्यू कल्चर प्लांट और सर ऊपर स्लाइड करिएगा सर। अब उत्तक संवर्धन की बात करते हैं तो उत्तक संवर्धन को देखा जाए तो इसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है अंग्रेजी में। ये पादप में भी होता है और जंतुओं में भी यूज किया जाता है। जनरली जंतुओं में तो अभी तक टिश्यू कल्चर का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है, पर पादप में टिश्यू कल्चर का रोल सबसे ज्यादा है। क्योंकि टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम एक पौधे से लाखों करोड़ों पौधे बना सकते हैं, और वो भी विदाउट वायरस फ्री, मतलब वायरस फ्री पौधे बना सकते हैं। अब वो कैसे बनाया जा सकता है? तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी और कृषि विज्ञान की एक आधुनिक प्रायोगिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी जीव या पौधे के संपूर्ण या उसके अंग या उत्तक अथवा कोशिकाओं को किसी कृत्रिम विधि द्वारा या कृत्रिम माध्यम द्वारा पोषित माध्यम का यूज करके नियंत्रित परिस्थितियों में विकसित किया जाता है। मतलब इसको ऐसे कि मतलब ये इसलिए कि कृत्रिम विधि द्वारा कैसे, जैसे कि कृत्रिम विधि में जैसे बॉटल लिया अपन ने, अब उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, जो मिट्टी और जो बाहर का वातावरण है वो अपन ने उसमें दिया ना, और नियंत्रित परिस्थितियां डेवलप करना। नियंत्रित परिस्थितियां मतलब एक ऐसी लैब डेवलप करना जहां पर वायरस बैक्टीरिया कुछ नहीं हो। वहां पर जब कोई मतलब बनाया जाता है कि इस उत्तक या कोशिका या अंगों को या क्या कहें कि पौधे को तैयार किया जाता है, तो उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और पादप टिश्यू कल्चर के जनक हेबरलैंड है, इन्होंने 1898 में इसकी खोज करी थी। गाजर में इन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी करी थी। अब इसकी क्रियाविधि देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखो पादप टिश्यू कल्चर में इसका डायग्राम देखते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि सबसे पहले अपन कोई मेन प्लांट था तो इसको कहा जाता है मदर प्लांट। इसको मदर प्लांट था, या अपन कहें तो इसको मदर प्लांट, और कई लोग इसको एलाइट प्लांट भी कहते हैं। मात्र पौधा या एलाइट मतलब मन पसंदीदा पौधा लिया आपने, अब उससे आपने कोई सा भी भाग लिया, चाहे जड़ लो, पत्ती लो, तना, कुछ भी ले सकते, उसको एक्सप्लांट कहा जाता है। अब अपन ने एक्सप्लांट ले लिया, तो मदर प्लांट से एक्सप्लांट लिया। अब एक्सप्लांट के बाद अपन ने जो न्यूट्रिएंट मीडियम बनाया, न्यूट्रिएंट मीडियम में मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल जो थे वो उसमें सब डाले, उसका कल्चर मीडिया अच्छा बनाया जिसमें पौधा सर्वाइव कर दे। उसमें फिर अपन ने क्या किया कि जो पौधे का छोटा सा कोई टुकड़ा, मतलब उसको साफ मतलब स्लाइस किया, इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब स्टरलाइजेशन की टेक्निक होती है, और लेमिनार एयर फ्लो में अपन ने जाकर उसको कल्चर करना। अब कल्चर करने के बाद इसको भी ऑटोक्लेव में जब कल्चर को मतलब बैक्टीरिया वायरस को सब किल किया, और उसके बाद जो पार्ट बचा उसको अपन ने क्या कर दिया, कल्चर मीडियम में डाल दिया। डालने के बाद इसको कॉटन प्लग लगा दी और उसको टेम्परेचर वैसा ही दिया जो टेम्परेचर उसको चाहिए। कुछ समय के बाद हमने देखा कि सेल क्या बन गई, केलस बन गई। केलस क्या कहलाता है?
केलस मतलब कोशिकाओं का अनऑर्गेनाइज्ड या असंगठित समूह होता है। वो बहुत सारी कोशिकाओं का असंगठित समूह केलस कहलाता है। फिर केलस बनने के बाद क्या बन गया? केलस के बाद मतलब सीड जर्मिनेशन हो गया। सर थोड़ा सा नीचे लाइए ना सर, नीलेश सर। नहीं सर, वो डायग्राम देखना है सर, डायग्राम देखना है सर। हाँ बस 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 सर। अब उसके बाद एक केलस था, फिर केलस जर्मिनेशन हुआ, सीड बना, सीड से फिर ग्रो होने लग गया और ग्रो होकर वापस ऐसे कई प्रकार के प्लांट बन गए। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहलाता है। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब माइक्रो 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 मतलब कई प्रकार के पौधों का बनाना क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। जैसे इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है? एक तो वायरस रहित पौधे या जीव की प्राप्ति हो जाती है, हम कम समय में अधिक पौधे बना लेते हैं। सर थोड़ा सा बढ़ाइए ना सर स्लाइड। फिर उसके बाद अच्छी गुणवत्ता युक्त पौधे और अंगों या उत्तकों का क्या कर सकते हैं अपन? जैसे एज इट इज पौधे वैसे वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही पौधा मतलब एक ही बार पुष्पन करते हैं, उनका अधिक संख्या में अपन प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और इसकी सहायता से जो विलुप्त प्राय या दुर्लभ पौधे जो होते हैं उनका कल्चर किया जा सकता है। तो ये हो गया अपना टिश्यू कल्चर कंप्लीट। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे काम के नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनको जो बेकार समझ के हम उसको फेंक देते हैं, खराब हो जाते हैं, बदलने के लिए दूसरे नए उपकरण ले आते हैं, और जो बिना कोई काम का जो उपकरण रहता है वो बच जाता है, वो हमारे लिए वेस्ट कहलाता है। और ऐसे वेस्ट जो रहते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहा जाता है। और इनमें कई प्रकार के जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, फोन है, प्रिंटर है, फोटोकॉपी मशीन है, टीवी है, कन्वर्टर है, एलसीडी, एलईडी, रेडियो, ये सब जितने भी होते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं। ये इसके उदाहरण है। अब इसके प्रबंधन की विधियां क्या है? डंपिंग कर सकते हैं। डंपिंग मतलब सुरक्षित स्थानों में जाकर उनको दबा दो। फिर भस्मीकरण कर सकते हैं, इंसिनेशन कर सकते हैं, मतलब उनको जला सकते हैं, कुछ जलाने जैसे, कुछ रीयूजेबल है या मतलब जिनको रिसाइकल किया जा सकता है उनको रिसाइकल कर सकते हैं। ऐसे उपकरणों का हम कम से कम प्रयोग करें। फिर रीयूज भी, इसमें रीयूज भी छूट गया है, रीयूज भी लिख सकते हैं, पुनर्उपयोग कर सकते हैं। और एसिड द्वारा मेटल की रिकवरी कर सकते हैं, मतलब मेटल निकाल सकते हैं और उनका फिर से अपन रीयूज कर सकते हैं। फिर अपशिष्ट प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है। अब प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन क्या है? वैसे ये प्रबंधन ऊपर लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पन्न होने वाले विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का निपटान किया जाता है ताकि मानव के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अब इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के प्रयास किए गए, जैसे खतरनाक कचरा एवं प्रबंधन रख रखाव व सीमा परिय आवागमन नियम 2008 बनाया गया है। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजिंग एवं हैंडलिंग नियम 2011 है। और पिछले 3 वर्षों में ई वेस्ट के आयात में लगभग 38% की वृद्धि हुई है भारत में। तो ये हो गया अपना ई वेस्ट। प्लाज्मा थेरेपी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी अभी कोरोना काल में ऐसा बताया है, मतलब काफी चर्चा में रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं उनसे मतलब थेरेपी करने से मतलब सुधार हो रहा है, पेशेंट सुधर रहे हैं, इस तरीके की चीजें चल रही है और इन पे एक्सपेरिमेंट और इन पे अनुसंधान की प्रक्रिया भी चल रही है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं, ये 6 मार्कर में बन सकता है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है? आधुनिक मेडिकल साइंस की वो विधा है जिसमें रक्त, अब देखो ये प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा और थेरेपी शब्द से मिलकर आप प्लाज्मा में अपन जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जाओ, तो जो ब्लड का संगठन होता है उसमें अपन ने प्लाज्मा भी देखा है। ये प्लाज्मा वही का प्लाज्मा है। तो जो ब्लड में उपस्थित जो प्लाज्मा होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये एक मतलब आधुनिक मेडिकल साइंस की वो विधा है जिसमें रक्त का जो तरल पदार्थ होता है या जो तरल पदार्थ होता है एक तरह का, उसको क्या कहते हैं अपन? प्लाज्मा कहते हैं। तो ये प्लाज्मा को रक्त कोशिकाओं से अलग किया जाता है। अब रक्त में अपन देखिए तो रक्त में प्लाज्मा लगभग 60% होती है और प्लाज्मा 60% होती है, जिसमें 90% जल होता है और 10% कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इस पद्धति में किसी भी बीमारी से स्वस्थ हो चुके रोगियों के शरीर से प्लाज्मा को निकाला जाता है, मतलब ब्लड से जो तरल पदार्थ होता है इसको निकाल लेते हैं और जो रोगी है उसके शरीर में इसे प्रविष्ट कराकर मतलब एंटीबॉडी बनाई जाती है, उनके एंटीजन में डाला जाता है और इनसे एंटीबॉडी बनाई जाती है और उनमें हार्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और इससे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने
कोविड-19 के बचाव के लिए इसे एक चिकित्सीय विधि के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब गौरतलब है कि अपन बात करते हैं तो ये सन 1918 में लगभग अमेरिका में स्पेनिश फ्लू रोग के उपचार, और उसके बाद अपन बात करें में प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। और 2014 में अगर बात करें तो इबोला वायरस और रेबीज, खसरा, चेचक के उपचार में भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया गया था। मतलब 1918 से इस थेरेपी का यूज किया जा रहा था, और ये कोविड-19 में फिर ये वापस ये चर्चा में आई ये थेरेपी। इसका उद्देश्य क्या है? इस थेरेपी से ये एक तो संक्रमण का पता लग जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वही एंटीबॉडी बना दे, मतलब एंटीजन के विरुद्ध में जाकर एंटीबॉडी बना देते हैं, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसका रोल प्ले हो जाता है, और आवश्यक पोषक तत्वों को परिवहन करने में भी इसका रोल होता है। ये अपने, क्योंकि प्लाज्मा का मेन काम यही है कि ये तरल पदार्थ अगर शरीर में रहता, मतलब ब्लड में रहता है, तो आवश्यक पोषक पदार्थों को ले जाता है। अब इसका महत्व देखिए तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, बीमारियों के इलाज में, जैसे कोविड-19 में इसका यूज किया जा रहा है। रिजल्ट जल्दी आना या दिखने लग जाती, समय की बचत हो जाती है। आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन, गोल्डन राइस में भी मतलब इनका यूज किया जा सकता है। ये कहां से आ गया? ये आनुवंशिक रूप से जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, ये पता नहीं कहीं से डेड हो गया है गलती से। चिकित्सीय क्लोनिंग में भी नहीं, ये भी नहीं आएगा। और आनुवंशिक विकार तथा अन्य रोगों के उपचार नहीं, ये जो ये जो चार, ये पांचवा, छठा और सातवां पॉइंट है ना, ये डिलीट करने पड़ेंगे, ये इसके पार्ट नहीं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अगला चैप्टर है उसमें आने चाहिए थे, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, पांचवा और छठा, ये जो सातवां पॉइंट है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के महत्व है, इसके महत्व नहीं। इसके महत्व तो सिर्फ चार ही है। एक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, कोविड-19 में रिजल्ट जल्दी ये दिखते हैं और समय की बचत हो जाती है, बस। उसके बाद अपन बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी, इन दिनों काफी सुर्खियों में। इस वर्तमान समय में फैली कोरोना महामारी के इलाज के कारगर तरीकों के रूप में देखा जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी पर अनुसंधान भी किया जा रहा है, इससे कोविड-19 के इलाज में संभव है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्लाज्मा थेरेपी। अब अपन बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके बहुत सारे नाम है। इसको जीन मैनिपुलेशन भी कहा जाता है, इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। सब एक ही पार्ट है, मतलब ये अगर ये कुछ भी पूछे तो ये सब चीजें एक ही होती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, तो इसमें देखो, इस डायग्राम से देखो, डायग्राम से आपको परिभाषा भी समझ में आ जाएगी और सब समझ में आ जाएगा। तो देखो सर, ये डायग्राम थोड़ा ऊपर करिएगा सर। हाँ, बस सर। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपन ने दो व्यक्ति देखे। एक तो सेल्फ डीएनए मतलब जिसमें अपने को सुधार करना है, और एक फॉरेन डीएनए जिसका अपने को सुधार करवाना है। तो जैसे मान लो कि अपन एक सीधा सा एग्जांपल देखते हैं कि अपने को एक प्लांट की बात करते हैं। एक प्लांट में एक ऐसा चाहिए जो, मतलब बाकी सब कुछ तो ठीक है, उसके हाइट भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वो बी उत्पादन कम कर रहा है, तो हम एक उत्पादन वाला जीन डेवलप डालना चाहते हैं। अगर वो उत्पादन वाला जीन डल जाएगा तो मतलब पौधों में उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हमने फॉरेन डीएनए से ये जो लिखा है वांछित डीएनए, ये मतलब पौधों में भी उत्पादन बढ़ाने के लिए फायदेमंद था, तो इसको अपन ने ट्रैक कर लिया। और यहाँ पर अपन ने देखा कि सेल्फ डीएनए में कि जो मतलब जो नहीं उत्पादन कर रहा है, मतलब एक कालापन है, इसको अपन ने देख लिया कि ये उत्पादन नहीं कर पा रहा था, इसको अपन ने ट्रैक कर लिया। अब इसके बाद अपन ने क्या किया कि यहाँ पर सर थोड़ा सा हल्का सा नीचे, हल्का सा, हाँ बस। अब ये जो वांछित डीएनए था, अब ये वांछित डीएनए जो देख रहे हो काला काला, इसमें से अपन ने वांछित डीएनए इधर से अलग कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम के माध्यम से, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से। ये देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से अपन ने वांछित डीएनए को अलग कर लिया। उसके बाद अपन ने देखा ये जो सेल्फ डीएनए इधर है, इस सेल्फ डीएनए को क्या कर लिया, मतलब इसके साथ एडिंग करा। तो इसमें क्या हुआ कि वेक्टर के माध्यम से, ये वेक्टर के माध्यम से अपन ने इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करी। अब ये जो जोड़ने की कोशिश करी तो लाइगेज एंजाइम ने क्या कर दिया, ये फॉरेन डीएनए जो वांछित डीएनए था इसको जोड़ दिया सेल्फ डीएनए में, और एक नई वेराइटी बन गई। तो यही कहलाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसके बाद सर थोड़ा सा वो परिभाषा निकाल लीजिए सर। नहीं सर, परिभाषा सर नीचे, हाँ ये। अब देखो ये क्या होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये एक बायोटेक्नोलॉजी की नवीनतम प्रायोगिक शाखा है। ठीक है, जिसमें एक जीव के डीएनए खंड या जीन या जीनोम, अर्थात जीन को किसी अन्य डीएनए खंड की सहायता से दूसरे चयनित जीव के डीएनए खंड में विभिन्न प्रकार के एंजाइमों या वेक्टर की सहायता से अभ्यारोपित किया जाकर दोनों जीवों के जीनों के समन्वय से पूर्व निर्धारित वांछित लक्षणों वाले जीव को उत्पन्न किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक
आधार है और दोनों एक दूसरे के पर्याय है, इसलिए इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है, एक तो जीन थेरेपी में इसका महत्व है, वैक्सीन का निर्माण करने में, जैसे हेपेटाइटिस बी होता है, आनुवंशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में पता लगाया जा सकता है, विभिन्न प्रोटीन जैसे इंसुलिन हार्मोन होता है आदि का औद्योगिक स्तर पर निर्माण। सर थोड़ा सा स्लाइड बढ़ा दीजिए सर। हाँ ये बस सर बस। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भ्रूणीय अवस्था में पता लगाया जा सकता है, विभिन्न प्रोटीन जैसे इंसुलिन हार्मोन आदि का औद्योगिक स्तर पर निर्माण जीवाणु द्वारा संभव हुआ है। अब बात करते हैं अपन ऊर्जा प्रबंधन की। ऊर्जा प्रबंधन की चुनौतियां। अब देखो ऊर्जा प्रबंधन की बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या क्या है? अगर अपन देखिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई भारत विश्व में जनसंख्या का लगभग 17% भाग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन देश का ज्ञात हाइड्रोकार्बन का संरक्षित भंडार विश्व के भंडार का महत्व मतलब का ग्रहण 0.6 ही है। वही भारत का ऊर्जा खपत वैश्विक खपत का एक चौथाई है। साथ ही देश की घरेलू क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। बिजली संकट की बात करें तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देश में मांग के सापेक्ष 11,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली की कमी है। फिर उसके बाद अपन बात करें देश के कई तापीय बिजली घरों में पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है। अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादन करना है, वैकल्पिक गैर ऊर्जा स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता लाना है। अपने को ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर सीमित निर्भरता करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर, बायोगैस, बायोमास पर अत्यधिक निर्भरता लानी है। तटीय क्षेत्रों में तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल ऊर्जा आदि को बढ़ावा देना है। शहरी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा है, लघुपन बिजली ऊर्जा को बढ़ावा देना है। कृषि के क्षेत्र में हाइड्रोजन स्टॉप डैम, बायोडीजल, चेक डैम, बायोडीजल आदि का बढ़ावा दे सकते हैं। कम लागत पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बिजली सब तक पहुंचाना, ये सब चुनौतियां हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं। सर आगे बढ़ाइए ना सर थोड़ा सा। हाँ आगे और बढ़ा दीजिए सर। सर स्लाइड बढ़ाइए ना सर। जी सर, ये सब इसके पॉइंट है। फिर उसके बाद अपन बात करें तो भारत और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों व आम आदमी का जीवन सुखमय व आनंददायक बनाने के लिए सौभाग्य योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री सोलर पंप मुफ्त बिजली योजना, फसल उजाला योजना है, उदय योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इंदिरा गृह ज्योति योजना है आदि योजनाएं नीति नियम बनाकर ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। अब अपन बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की नीतियां, विधियां और नियामक ढांचे पर ये लिखी। तो इसमें विधियों में आ जाएगा वही जो अपन ने बात। हाँ सर आगे बढ़िए ना सर। अब इसका एक डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बस सर। अभी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात देख सकते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व क्या दिख रहा है, ये विधियां हो गई। मतलब अपन ने स्वतंत्र वन संरक्षण अधिनियम 1927 लाए, फैक्ट्री अधिनियम 1948 लाए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराएं में जैसे देखिए बात करें तो 268 से 290 ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, 277 व 430 जो धारा है वो जल प्रदूषण से संबंधित है, 278 जो है वो वायु प्रदूषण से संबंधित है। उसके बाद अपन स्वतंत्रता के पश्चात देखें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कीटनाशक अधिनियम 1968 लाया गया। उसके बाद विकिरण संरक्षण अधिनियम 1971 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो 1974 है, जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 है, 1981 वायु प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, एनजीटी है 1995, ध्वनि प्रदूषण है 2000 का है, जैव विविधता अधिनियम है 2002 का, और एनजीटी है। एक न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है 1995 का, और वो है हाँ एनजीटी है 2010 का। ठीक है, वो राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण 1995 का है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है। तो इस तरीके से मतलब अपने यहाँ पर इस तरीके पर्यावरण संरक्षण की कई प्रकार की विधियों का यूज किया जा रहा है। अब नियामक ढांचा देख लेते हैं, नहीं नीतियां देख लेते हैं। अब नीतियों के लिए भी अपन बात करते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर करिए ना सर। हाँ बस सर। अब इसके लिए अपन नीतियां की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कई प्रकार की नीतियां बनाई गई है। जैसे कार्यक्रमों का किया है, जैसे पर्यावरण नीति है 1986, वन नीति 1992, खनिज नीति है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, कार्टाजीना, इस तरीके से कई प्रकार से हमारे यहाँ पर नीतियां बनाई गई है।
अब नियामक ढांचे की बात करें, नियामक ढांचे से मतलब ये होता है संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। तो संवैधानिक प्रावधानों में अगर बात करें तो उद्देशिका में प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं भी पर्यावरण शब्द का यूज नहीं किया गया है, परंतु समाजवाद की परिकल्पना में समाज कल्याण और स्वच्छ पर्यावरण का शब्द अंतर्निहित है। फिर अपन बात करें मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई। इसमें श्वास शोषण लेने संबंधी अधिकारों की बात कही गई है। इसमें स्वच्छ वायु प्रदूषण विनाशक कुप्रभावों पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्व जो 48 का में पर्यावरण के संरक्षण वो उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की संरक्षा का प्रयास करने की बात कही गई। मौलिक कर्तव्य में 51 के 7वें अनुच्छेद में मतलब 7वें जो अनुच्छेद है उसमें वन झील वन्य जीव और उसका संवर्धन और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखने की बात कही गई। अनुसूची 7 में भी 7वीं अनुसूची में भी संघ और राज्य सूची में पर्यावरण संरक्षण के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है। इस तरीके से पर्यावरण का पर मतलब की विधियों नीतियों और उसके नियामक ढांचे को अपन ने देख लिया। अब आगे बात करते हैं ई गवर्नेंस। नाम से पता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस मतलब प्रशासन को सूचना और प्रौद्योगिकी से जोड़ देना। तो ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है। द्वारा नहीं आएगा यहाँ पर, प्रणाली पर आधारित है जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ डेटा प्रणाली पर आधारित है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या लिखा और कंप्यूटर डेटा प्रणाली पर आधारित, डेटा लिखना था, डेटा प्रणाली पर आधारित है और जो सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के साथ साथ सभी शासकीय सेवाएं नागरिकों को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसमें समस्त सुविधाएं आम नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाई जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। ऐसा क्यों किया गया? प्रशासन को इलेक्ट्रॉनिक मतलब सूचना प्रौद्योगिकी से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि भाई भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही सरकार बने या जवाबदेही प्रशासन बने। सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण नागरिकों को प्रशासन से जोड़ना है। पेपरलेस या डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देना है। अब इसकी श्रेणियां भी कई हैं। एक तो G2G भी है, गवर्नेंस टू गवर्नमेंट, फिर गवर्नेंस टू सिविलियंस होता है, फिर गवर्नेंस टू बिजनेस मतलब G2G, G2G, G2C और G2B। इस तरीके से कई प्रकार से इसकी श्रेणियां हैं। इसके महत्व क्या है? लाल फीताशाही पर नियंत्रण लगेगा। योजनाओं का जमीनी स्तर पर पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन होगा। समय सीमा में कार्य होंगे। पेपरलेस या डिजिटल प्रणाली में सहायक होगा। भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लाए हैं। सर नीचे बढ़ाइए ना सर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लाए हैं। उसके बाद डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, ई ऑफिस और लोक सेवा ऐप लाए हैं। इस तरीके से कई प्रकार से ये किया है। चलो ये हो गया अपने सभी प्रश्न। इसमें अगर किसी को डाउट हो तब पूछ लीजिए, फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। सर प्रणोदक का क्या यूज होता है? ईंधन का काम करते ना, प्रोपेलेंट का काम करते हैं, ईंधन का काम करते हो। हेलो हेलो ओके। और बताइए किसी को कोई डाउट हो तो। आपने ऐसे ही लिखा है प्रश्नों के उत्तर जैसे अपन बात कर रहे हैं, कुछ तक लिख पाए सभी लोग? हेलो नहीं सर, थोड़ा सा कम हुआ है, इतना नहीं हो पाया है। मतलब इतनी वो टर्म। समझ में आ रहा कि कितना होना चाहिए था। हाँ मतलब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि एक तो ये जो जितने भी अपन प्रश्न देख रहे हैं सब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनको आप अच्छे से इसकी समझ डेवलप कर लेना। इन आंसरों को अच्छे से पढ़ना, बार बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप किसी को कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेना, क्योंकि कंटेंट तो अपन ने काफी कुछ अच्छी कर ली है। इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। ये तैयार कर लोगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर कभी इसमें से प्रश्न बैठता है तो। ठीक है, चलो आगे चलें। अब पर्यावरण क्षरण क्या है? कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर ठीक है, कंटिन्यू कर लेते हैं। पर्यावरण क्षरण क्या है? तो आप नाम से ही पता है। मतलब पर्यावरण क्षरण का मतलब ये होता है कि पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होना या उसकी कम मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आना क्या कहलाता है? पर्यावरण क्षरण कहलाता है।
आप पर्यावरण क्षरण के कई प्रकार देख सकते हैं। वायु क्षरण भी हो सकता है, जल क्षरण, ध्वनि से क्षरण हो सकता है, मृदा, ताप, सागरी, रेडियोधर्मी, इस तरीके से कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे सर बढ़िए सर। अब उसके बाद अपन इसके प्रकारों की बात करते हैं। तो इसके कारण 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 में देखते हैं अपन, तो वही कारण हो जाएंगे, एक तो प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। अब मानवीय कारण में देख लेते हैं भाई, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, रासायनिक कृषि, विलासीपूर्ण जीवन, सीमेंटीकरण, उपभोगवादी संस्कृति, फिर उसके बाद अवैध कटाई, अवैध उत्खनन, वन्य जीवों का शिकार, तकनीकी विकास और प्रदूषण, जैसे जल, वायु, मृदा, ये सब आ जाएंगे उधर। उसके बाद प्राकृतिक कारण में क्या जाएगा, भूकंप, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रवात, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन इसके प्रभाव देख लेंगे। तो प्रभाव क्या है पर्यावरण क्षरण के प्रभाव? तो देखो, प्राकृतिक क्षरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन होगा, ओजोन परत का क्षरण होगा, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी, फिर उसके बाद मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, मृदा का अपरदन होगा, ऋतुओं में परिवर्तन होगा, प्रदूषण भी होगा। उसके बाद मानवीय जीवन पर क्या होगा? पेड़ पौधों में अगर बात करें तो पेड़ पौधों पे देखें तो पेड़ जैव विविधता पे संकट आएगा, वन्य जीवों का ह्रास होगा, वनस्पतियों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा, उत्पादन में कमी आएगी, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है, जैसे वाष्पोत्सर्जन है, प्रकाश संश्लेषण है, वो सब उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं मतलब उत्पादन और ये सब कमी आएगी। जीव जंतुओं पे बात करें तो स्वास्थ्य देख लो, प्रजनन, पर्यटन उद्योग को नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान, परंपरागत संसाधनों में कमी होगी, बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, बांझपन और जितनी भी सब सरदर्द की समस्याएं, ये सब इसमें डेवलप होगी। ठीक है, या होती है। अब इसके निदान के उपाय क्या है? पर्यावरण क्षरण के निदान के उपाय बात करें तो अपन प्राकृतिक और मानवीय स्तर पे देखते हैं। प्राकृतिक स्तर पे अवैध खनन को रोको, पर्यावरण हितैषी खनन किया जाए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ज्यादा निर्भरता हो, वन्य जीवों का संरक्षण, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, रासायनिक खेती पर को रोक लगाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, वनों की कटाई पर नियंत्रण किया जाए, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, ये हरियाली महोत्सव, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाए, प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाए। अब मानवीय स्तर पे देखें तो मानवीय स्तर पे सामान्य लेवल पे देखें तो जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जैविक कृषि, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, पर्यावरण संरक्षण हितैषी कार्यक्रम, वन महोत्सव, दिवस, मेले, दशक, वर्ष, प्रदर्शनियां, एनजीओ, संगोष्ठी, बैठक, ये सब करवाने चाहिए। उसके बाद अपन मानवीय उपायों की बात करें तो मानवीय उपायों को भी देख सकते हैं, मतलब ये तो सामान्य स्तर पे था, अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अपन देखते हैं तो देखो, राष्ट्रीय स्तर पे जैसे अपन ने वहां पर अपन ने ऑलरेडी बात कर दी थी, जैसे संवैधानिक स्तर पे, तो संवैधानिक स्तर पे अपन जैसे उद्देशिका में अपन ने प्रयास करे हैं, फिर उसके बाद मौलिक अधिकारों में किस क में है, फिर उसके बाद डीपीएसपी में 48 क में, मौलिक कर्तव्यों में 7वीं अनुसूची में, इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बातें कही गई। वैधानिक में अपन ने बात करी ली है, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के पश्चात, ये जब उधर अपन ने 2 से 3 बार बात कर ली है। ठीक है, तो ये अब उसके बाद नीतियां भी अपन ने बात करी ली थी, उसके लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई है, वो सब आ जाएगी। हाँ सर, और बढ़िया सर। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की संस्थाएं बनाई, जैसे आईपीसीसी बनाई है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बनाई है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी बनाई है, ग्रीन पीस पर्यावरण संगठन आईयूसीएन बनाया है, यूएनएफ बनाया है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ बनाया है, गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल फैसिलिटीज कोर्स जीईएफ बनाया है, उसके बाद पेटा बनाया है, फिर उसके बाद अपन नीति और इनमें देखें तो स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, रियो प्लस पृथ्वी सम्मेलन, 1992 एजेंडा है, क्वेटो है, कार्टाजीना है,
इस प्रकार कई प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण क्षरण को रोकने के सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संकट में तालाबंदी की वजह से उद्योग बंद होने से प्रदूषण में कमी देखी गई है। चीन में जनवरी से ही कार्बन उत्सर्जन में 25% कमी देखी गई थी और अमेरिका में कार्बन मोनोऑक्साइड 2009 की तुलना में आधी पाई गई और भारत में वायु प्रदूषण 49% कम पाया गया था। अब अपन बात करते हैं धारणीय विकास की। अब देखो धारणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो संकल्पना का वास्तविक विकास 1987 में ब्रेटलैंड आयोग ने हमारा साझा भविष्य मतलब आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। और इस आयोग के अनुसार सतत विकास या धारणीय विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखे। तो अब इसमें ये मतलब होता है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इसे टिकाऊ विकास भी कहा जाता है, इसे धारणीय विकास भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें प्री में भी हर बार प्रश्न पूछा जाता है और मेंस में भी इसमें से प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। तो धारणीय विकास से सतत विकास की अवधारणा का सूत्रपात होने के बाद मतलब ये इसमें धारणीय विकास पर ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। अब पर्यावरण संरक्षण में धारणीय विकास का क्या महत्व है, जिसे ऊर्जा के स्तर में बात करें। अब ऊर्जा में अपन देखते हैं, ऊर्जा में क्या है, धारणीय विकास के क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वैश्विक स्तर पर मतलब ऊर्जा की खपत पे बहुत बढ़ोतरी हो रही है और ऊर्जा के संरक्षण की तरफ ध्यान अब दिया जाने लगा है और ऊर्जा के नए अक्षय स्रोतों की भी खोज कर रहे हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत संसाधनों की तलाश कर हम प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी निर्भरता को काफी कुछ कम कर सकते हैं और ये ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही ऊर्जा की बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग किया जाकर ऊर्जा को संरक्षित किया जा रहा है। तो ये ऊर्जा हो गया। जल संसाधन में भी क्या है, मतलब जल संसाधन हमारे यहाँ जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि भाई भारत में भी नदियां बहुत ज्यादा है और मध्य प्रदेश को भी नदियों का मायका कहा जाता है। तो यहाँ पर ये बात है कि वैश्विक स्तर पर जल का असमान वितरण जल की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है और धारणीय विकास की अवधारणा को सरकार करने के लिए जल रूपी प्राकृतिक संसाधन किया जाना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी पार्ट है। उसके बाद स्वच्छ घरेलू ईंधन की बात करें तो विश्व की कुल आबादी की आधी से अधिक आबादी अभी भी घरेलू ईंधन के रूप में कोयले आदि का मतलब उपयोग कर रही है जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए एलपीजी, सीएनजी और स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग से प्रदूषण में कमी के साथ साथ धारणीय विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लाया गया जिसमें 5 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता करवाई गई जो धारणीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। उसके बाद अपन देखें तो पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार पर्यावरण अनुकूलन होने के साथ साथ सर्वसुलभ होते हैं। विकास केवल न धारणीय विकास हो बल्कि अधिक समावेशी भी होना चाहिए। जैसे रासायनिक उर्वरकों की जगह का जैविक कंपोस्ट का प्रयोग करो, जैविक खाद का प्रयोग करो। फिर इसके अलावा नीम कोटेड यूरिया, हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाइयाँ पारंपरिक ज्ञान के ही परिष्कृत रूप है। मतलब अपन पारंपरिक ज्ञान जो होता है तो जिसे हम जितनी भी मतलब जो जैविक चीजें हैं या जो भी मतलब मेडिसिनल चीजें उनका यूज करके भी हम ज्यादा से ज्यादा हम पर्यावरण हितैषी या धारणीय विकास को डेवलप कर सकते हैं। सर आगे स्लाइड बढ़ाइए सर। उसके बाद अपन पारिस्थितिक संरक्षण की बात करते हैं। पारिस्थितिक संरक्षण के अंतर्गत अपन पर्यावरण हितैषी उन्नत तकनीकों की बात कर सकते हैं। तो जैसे बायो रेमिडिएशन है, जैसे पेट्रोल के स्थान पर अपन इथेनॉल का प्रयोग कर सकते हैं, बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जेट्रोपा, रतन ज्योत इनका प्रयोग कर सकते हैं। इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी और जीवाश्म ईंधनों पर भी हमारी निर्भरता कम होगी। पर्यावरण समस्याओं के समाधान के लिए बायो रेमिडिएशन का यूज कर सकते हैं, करते ही हैं। फिर जैसे कि कहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो मतलब प्रदूषण को कम करते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। बायो टॉयलेट्स भी मतलब बनाए जा रहे हैं जो धारणीय विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद अपन पारिस्थितिक संरक्षण की बात करते हैं तो इसके मतलब इसमें भी कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण में ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्बन क्रेडिट, यूरो मानक, अब जैसे BS6 जो चल रहा है, भारत स्टेज या भारत स्ट्रेटजी जो चल रहा है ना BS6 मॉडल के, जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो रहा है। CDM जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का यूज किया जा रहा है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद अपन जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर भी कर सकते हैं क्योंकि इससे भी मतलब धारणीय
विकास को बनाया जा सकता है, जैसे परिवार नियोजन, 2 चाइल्ड पॉलिसी, गर्भनिरोधक गोलियां है, छोटा परिवार सुखी परिवार जैसे अभियान चलाकर धारणीय विकास को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य चल रहा है। फिर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन को मजबूती प्रदान की जा रही है। अब भारत सरकार ने इसके लिए कई प्रकार के प्रयास किए हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा वन प्रदूषण नियंत्रण, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री तथा तटीय पर्यावरण से संबंधित विभिन्न नीतियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 स्वच्छ पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत में धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए हैं। 8 राष्ट्रीय अभियान ऐसे हैं जो अपनी प्रकृति में बहुआयामी और दीर्घ अवधिक धारणीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये आपके सामने बनाए हुए। संपोषणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय अभियान है, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अभियान, राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता, राष्ट्रीय अधिवास, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हरित अभियान, और ये सब इसमें आ जाएंगे। मतलब इस तरीके से भारत ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा, अब इसके अलावा धारणीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई अभियान कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनमें कुछ तो स्वतंत्र रूप से चलाए जा रहे हैं, जबकि कुछ का संबंध उपर्युक्त योजनाओं से ही है। भारत में विभिन्न नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सोलर पार्क, सूर्य मित्र योजना, स्मॉल विंड एनर्जी एवं हाइब्रिड सिस्टम आदि कई प्रमुख कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए, जो सतत ऊर्जा आपूर्ति की दिशा में उल्लेखनीय कदम सिद्ध हो रहे हैं। तो ये हो गया अपना ये वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ये क्या है, वहां ऊर्जा प्रबंधन में अपन देख लेते हैं। एक मिनट, वैकल्पिक ऊर्जा की बात करते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं। अब वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन एक तरह के गैर परंपरागत संसाधन ही होते हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में ऊर्जा संसाधनों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होता है। भारत में 1951 में केवल 1400 मेगावाट मतलब बिजली का उत्पादन क्षमता थी, परंतु अगस्त 2020 तक अपन 3,71,379 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें ताप, जल, परमाणु विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और उसमें अपन देखेंगे योगदान तो सबसे ज्यादा ताप विद्युत का योगदान है, उसके बाद जल का है 26%, फिर परमाणु का 2.4, पवन का 1.6% योगदान है, इस तरीके से। और वही मध्य प्रदेश में भी 2018 तक लगभग 2015 में था 15,500 तथा मार्च 2017 तक 15,898 विद्युत का उत्पादन हो रहा है या हुआ है। 15,000, हाँ, नवंबर 2018 तक, हाँ, और इसमें नवंबर 2018 तक अपन कह सकते हैं 18,660 बिजली का उत्पादन हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संसाधनों की वर्तमान स्थिति और संभावना देखते हैं। तो जैसे सौर ऊर्जा की बात करते हैं अपन। अब सौर ऊर्जा मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मतलब भारत में अभी इसकी वर्तमान स्थिति देखिए तो सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता ग्रिड और ऑफ ग्रिड से कम कितनी क्षमता उत्पादन हो रहा है। ग्रिड और इससे 15,694 मेगावाट स्थापित हो चुकी है, जो कुल ऊर्जा उत्पादन का 10% है ना। और संशोधित आंकड़ों के अनुसार के आधार पर अगर बात करें तो इसकी क्षमता 20,000 से 22,000, मतलब ये सब अब डेटा है, डेटा अपने को रटना है पूरे, और इसमें सब पूरे डेटा है, मैंने सब अपडेटेड डेटा इसमें लिखे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैंने सब डेटा, जहां तक मुझे डेटा उपलब्ध हो पाए, मैंने उसके सब डेटा लिखे हैं। अगर ये प्रश्न सीधा पूछता है स्थिति और वर्तमान स्थिति और उसकी संभावनाएं बताइए, तो आप इसको पूरा का पूरा एज इट इज इसके डेटा देख लीजिएगा, ठीक है। उसको वही का वही एज इट इज एक्सप्लेन करने में इसमें समझाने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, डी वाला। अब देखो, ये विज्ञान और तकनीकी और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अनुप्रयोग है। तो इसको देखो दो तरीके से अपन चाहे तो इसको लिख सकते हैं। एक तो विज्ञान का क्या समाज में क्या योगदान रहा है,
और आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, और तकनीकी का क्या समाज और आर्थिक योगदान रहा है। या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि विज्ञान और तकनीकी का समाज और आर्थिक विकास में क्या है, तो पूरा वंडर ऑफ साइंस का निबंध है ये। पूरा आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखना है जो आपने पढ़ा है। विज्ञान के चमत्कार जो थे ना, ये पूरे के पूरा वैसा का वही का वही प्रश्न लिखना है। तो इसमें भी मुझे लगता है समझाने जैसा कुछ नहीं है। सर थोड़ी सी स्लाइड बढ़ा दीजिए सर। तो मैंने इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ दिया है। जैसे देखिए, बस सर, जैसे विज्ञान और तकनीकी का सामाजिक अनुप्रयोग, तो समाज में क्या क्या आता है, जैसे प्रशासन आता है, सफाई आता है, मानव विकास आता है, आपदा आता है, स्वास्थ्य आता है, पेयजल आता है, और उसके बाद आवास की बात कर लेंगे, और शिक्षा आता है। जैसे आपने ये इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ाई होगा, तो उनमें अपन ने क्या क्या विज्ञान ने ऐसा क्या और तकनीकी ने, वो सब लिख देंगे। सर थोड़ी स्लाइड और बढ़ाइए सर। वही अपन देखेंगे इसमें विज्ञान और तकनीकी का आर्थिक अनुप्रयोग, तो आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो जैसे कि भाई संचार आता है, उद्योग आता है, ऊर्जा आता है, रक्षा आता है, चिकित्सा आता है, अंतरिक्ष आता है, परमाणु आता है, बिजली आता है, परिवहन आता है, खनन। इनमें विज्ञान और तकनीकी ने क्या क्या किया है वो पूरा लिखना है। सर थोड़ा सा और ये अपन एक ऐसा भी समझ सकते हैं, ये मैंने एक अलग से बनाया है कि संचार में जो प्रिंट मीडिया बनाया है भाई, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में क्या है, परिवहन में क्या है, सड़क रेल में क्या क्या बनाया अपन ने विज्ञान और तकनीकी ने, ऊर्जा में क्या बनाया, बैंकिंग बीमा में क्या बनाया, सिंचाई में अपन ने क्या किया, कृषि और पशुपालन में क्या किया, उद्योग, रक्षा, परमाणु, अंतरिक्ष, इनमें सब में क्या किया। बस यही अपन को थ्योरी में भी लिखना है जो अपन ने पूरा पढ़ा हुआ है। इसमें भी ऐसा समझाने जैसा कुछ नहीं है, आप पढ़ोगे तो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2015 में पूछा गया है, इस बार और फिर से बन सकता है। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। हाँ, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अभी तक प्रश्न पूछा नहीं। इसमें से 2018 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूछ लिया गया है, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। तो अब आप इसमें से पूछा है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान बताइए। तो इस चार्ट को अच्छे से देखिए सर, ये चार्ट पूरा बता दीजिए ना सर। बस सर बस। तो आप देखिए, पहले तो वैज्ञानिक मतलब विज्ञान के क्षेत्र के वैज्ञानिक देख लीजिए। तो जीव विज्ञान में कौन कौन है, वनस्पति शास्त्र में जेसी बोस है, आर मिश्रा है, बिरबल साहनी है, एमओपी अयंगर है, चंडी प्रसाद भट्ट है और राजेंद्र सिंह है। जीव विज्ञान में कौन आ जाएगा, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर सलीम अली, कैलाश संकिल ले जाएंगे। भौतिकी में कणाद है, चरक है, वरा मिहिर है, फिर सीवी रमन है, सीएनएन राव, शांति स्वरूप भटनागर है, सत्येंद्रनाथ बोस है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है और डीएस कृष्णन है। उसके बाद गणित में रामानुजन है, अगर नागार्जुन है, आर्यभट्ट है, भास्कराचार्य, एम विश्वेश्वरैया है। उसके बाद अपन चले तो स्वामीनाथन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एबी जोशी, डॉक्टर अयप्पन, उसके बाद पीसी राय, वेंकटरमन राज, ये आ जाएंगे। ये पूरे विज्ञान के हो जाएंगे। तो अपन विज्ञान को ऐसे तोड़ सकते हैं, मतलब बायोलॉजी तोड़ दो, जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र का कर देंगे, गणित में देख लो आप, फिजिक्स में देख लो, केमिस्ट्री में देख लो, तो आपको ऐसे वैज्ञानिक बहुत सारे याद आ जाएंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा भी अपन लिखेंगे तो काम हो जाएगा। फिर अपन तकनीकी या प्रौद्योगिकी में देख लेते हैं, जिससे परमाणु के वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर होमी जागीर भाभा है, अनिल काकोडकर है, राजा रमन्ना है, मेघनाथ शाह है, सी सुब्रमण्यम है। रक्षा में डॉक्टर कलाम है, टेसी थॉमस है, शेखर बसु है, डीएस कोठारी है, और ये सब आ जाएंगे। फिर अंतरिक्ष में आ जाएगा कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, मेघनाथ शाह, विक्रम साराभाई, सतीश धवन। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाएगा सबीर भाटिया, विजय भाटकर, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेम जी, सुंदर पिचाई और साइरस मिस्त्री, ये सब आ जाएंगे। बस इनका 2-2 लाइन में भी अपन डिटेल लिख देंगे, तब भी काम हो जाएगा। तो ये भी, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई समझाने जैसा है नहीं, मतलब इनके योगदान आप पढ़ लेना, इसमें मैंने काफी कुछ कंटेंट इसमें लिख दिए। ठीक है, और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जब अपन अगली बार में जब अपन पढ़ाएंगे, मतलब जब मैं अगला वो बताऊंगा, तो उसमें सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें मुझे लगता है कोई समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, बस इनके योगदान बताएं तो अपन ने सीधा सीधा लिखा है। मैंने इसमें बहुत अच्छी कंटेंट लिखी है, पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। इसमें डॉक्टर कलाम पूछ लिया गया है, अब इसमें और कोई एक आध वैज्ञानिक पूछा जा सकता है अगर 3 नंबर 6 मार्कर में, तो इनको थोड़े से अच्छे से देख लेना। और कोई वैज्ञानिक आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी नजरों से उजल गए, तो आप इनमें एडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कलाम साहब का पूछा था। अब आता है जीन क्लोनिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग को समझो, इसको न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है जीन क्लोनिंग को। अब देखो क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग जनरली मतलब एज इट इज, मतलब समरूप व्यक्ति को एज इट इज बना देना, उसे क्या कहा जाता है, क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्लोन एक ऐसी जीव की संरचना है जो एकमात्र जीव मतलब माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा, मतलब इसमें जैसे
ये क्योंकि ये क्या है, ये बच्चा पैदा करने की एक मतलब एक विधि तो है, लेकिन इसमें विदाउट मदर और फादर के मिलने के मतलब नेचुरल ना होकर ये मतलब क्या कह सकते हैं अलैंगिक विधि है या असेक्सुअल लिंगी या असेक्सुअल मेथड है, या इसे कह सकते हैं ये कृत्रिम विधि के माध्यम से बनाने वाली एक विधि है। इसमें उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवंशिक रूप से पूर्णतः मतलब एक जैसा होता है। अब वो कैसे, और इसका जो सर्वप्रथम मतलब ये किया था वर्ष 1996 में सर्वप्रथम इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने डॉली नामक भेड़ बनाकर क्लोन तैयार किया था। ठीक है, अब अपन इसकी टेक्निक ये प्रकार देख लेते पहले। इसके प्रकार, क्लोनिंग के कई प्रकार है, जैसे जीन या आणविक है, रिप्रोडक्टिव है, थेराप्यूटिक है। इस तरीके से क्लोनिंग 3 प्रकार की होती है। अब जीन या आणविक क्लोनिंग कैसी होती है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव का निर्माण किया जाता है और फिर उचित वातावरण तैयार करके उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के क्लोन प्राप्त किए जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव में क्या किया जाता है, कायिक कोशिका का स्थानांतरण तकनीक या अन्य क्लोनिंग तकनीकों का उपयोग कर किसी जीव की प्रतिकृति एज इट इज बनाई जाती है। और थेराप्यूटिक में क्या किया जाता है, क्षतिग्रस्त उद्योग जो रहते हैं या अंगों को स्थानांतरित करने या उनमें सुधार करने के लिए स्टेम सेल का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से थेराप्यूटिक भी होती है, रिप्रोडक्टिव भी होती है और आणविक या ये भी आणविक या जीन होती है। अब इनकी विधि 2 तरीके से होती है। एक होती है आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग होती है और एक सोमेटिक सेल ट्रांसफर भी होती है। तो अब इसको पहले देखो, इसमें क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग में एक स्पर्म है, अंडाणु है। तो इसमें क्या किया कि स्पर्म लिया, अंडाणु लिया और क्या किया, इसको पेट्री डिश में डाला और यहाँ पर अंडाणु और स्पर्म मिल गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मतलब ब्लास्टोसिस अवस्था है इसकी, कौन सी अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में मतलब ये कोशिकाओं का समूह बनेगा और यहाँ पर एम्ब्रियो जैसे ही बनता है, जैसे एम्ब्रियो बनेगा प्रारंभिक अवस्था में, और ये जो भी दूसरी जो माँ है, सेरोगेट बेबी माँ कह दो या कोई भी माँ है, उसके गर्भ में ट्रांसफर कर डाल दिया जाता है। तो ये कहलाता है, ये क्लोनिंग आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्यूनिंग विधि होती है। फिर एक दूसरी विधि है सोमेटिक सेल ट्रांसफर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले कायिक कोशिका ली जा रही है, कायिक कोशिका जो केंद्रक रहित है, इसमें केंद्रक नहीं है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब तो